Recording the messages, screen share. Yes, ma'am. ठीक है, देखो हम लोग जो है लास्ट क्लास में लॉग कंप्लीट करके इक्वेशन जो चैप्टर है वो स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोगों ने देखा कि इक्वेशन कितने तरीके का होता है। ठीक है, जिसमें कंडीशनल आइडेंटिटी ये इक्वेशन देखा था। इसके अलावा पावर या डिग्री के बेसिस पे कितने सारे इक्वेशंस होते हैं, और हम लोगों ने एक्सरसाइज जो ए है वो कंप्लीट कर लिया। ठीक है, एक्सरसाइज ए कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग उसके बाद से स्टार्ट करें। ठीक है, तो ये यहाँ पर 9 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। इसके बाद इलास्ट्रेशंस है कुछ 2-3। ठीक है, इलास्ट्रेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है अगर एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, बट थोड़ा बेस बनाने के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे। तो देखो क्या बोला है, the denominator of a fraction exceeds the numerator by 5, and if 3 be added to both the fraction becomes 3 by 4, find the fraction। हम लोग को फ्रैक्शन फाइंड आउट करने बोला है, ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर जो है, ठीक है, वो 5 ज्यादा है डिनोमिनेटर से, और अगर उसमें 3 ऐड कर दिया जाएगा तो बोल रहा है कि फ्रैक्शन जो है वो 3/4 हो जाएगा। फ्रैक्शन क्या है वो हम लोग को फाइंड आउट करके बता। तो देखो एग्जाम में तो ऑप्शन रहेगा, तो ऑप्शन से तुम लोग आराम से कर सकते हो। फिलहाल हम ये वाला बता देते हैं कैसे है। डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन बोला है एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 5। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन को कैसे लिखा जाता है। तो फ्रैक्शन को हम लोग कैसे लिखते हैं, फ्रैक्शन को हम लोग कैसे लिखते हैं, सभी को पता होगा फ्रैक्शन कैसे लिखा जाता है। लाइक एक नंबर दूसरे के ऊपर लाइक 3/4 जैसा है। मतलब क्या बाय क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन देखा जाए तो इस तरीके से लिखा जाता है, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, अच्छा अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है वो देखना है। तो क्वेश्चन में हमें बोल रखा है, सिंपल सा क्वेश्चन में देखो बोला है कि डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 5। ठीक है, तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि न्यूमरेटर x है तो डिनोमिनेटर कितना होगा x प्लस 5, क्योंकि क्वेश्चन ही हमें बोल रखा है कि फ्रैक्शन कैसा है, डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से 5 ज्यादा है। तो डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से 5 ज्यादा है, ये हम लोगों ने कर लिया। इफ 3 भी एडेड बोथ बोथ, ठीक है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में अगर 3 ऐड कर देते हैं, ठीक है, 3 ऐड कर देते हैं तो फ्रैक्शन जो है वो बन जाएगा 3/4। ठीक है, फ्रैक्शन जो है वो 3/4 बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो एग्जाम में ये सब सॉल्व करने का इसीलिए जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि सिंपल सा बात है, तुम लोग के पास ऑप्शन रहेगा, वो देख के तुम लोग कर सकते। ठीक है, लेकिन एक बार ये नहीं कि डिनोमिनेटर क्या होता है न्यूमरेटर क्या होता है, इससे ये पता चल जाता है। ठीक है, थोड़ा सा जो है कंसेप्ट में मिल जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, करके x देख लो कितना होगा, 4x प्लस 12 इक्वल टू 3x। x 12 है। x 12 है, ठीक है, तो फिर फ्रैक्शन निकालो क्योंकि हमें पूछा 12 है by 17। 12/17। ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं 12/17 है। हाँ 12/17। 4x माइनस 3x, 24 माइनस 12, तो x इक्वल 12 हो गया, तो फ्रैक्शन हो जाएगा न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो कैसे आंसर निकालना है, एक्चुअली तो ये है। ठीक है, अब उसमें 3 ऐड करोगे तो बोल रहा है ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली जो है हम लोग का x का वैल्यू 12 और ये 12 प्लस 5, यानी कि ये हम लोग का हो गया 12/7। ठीक है, तो ये आंसर आ गया 12/7, ये पूछा था मैंने आपसे। ठीक है, पहला इलास्ट्रेशन हम लोग का कंप्लीट है। इलास्ट्रेशन 2, ठीक है, ये इलास्ट्रेशन 1, इलास्ट्रेशन
अब इसमें क्या बोला है, इफ थ्राइस ऑफ एज 6 years ago we subtracted from twice his present age, the result would be equal to his present age. Find A's present age. ठीक है, तो हमें A का परसेंटेज पूछ रहा है, तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट A's present age be x। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि A का जो प्रेजेंट एज है ना वो x years है। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें क्या करने के लिए बोला है, क्वेश्चन में हमें बोला है, क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, देखो बोल रहा है थ्राइस ऑफ एज 6 years ago बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस हिज प्रेजेंट एज। तो हम लोग पहले निकालेंगे ए का एज 6 years, ए को एज एक तो ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो बोलो अगर अभी एक्स का ए का एज x years है तो 6 years एगो ए का एज कितना रहा हो, x minus 6। x-6 years। ठीक है, तो 6 साल पहले ए का एज x-6 रहा होगा। ठीक है, अब बोला है थ्राइस ऑफ एज 6 years एगो। अब इसका मुझे थ्राइस करना है, थ्राइस ऑफ x-6 करना होगा। गुड मॉर्निंग मैम। थ्राइस मतलब 3 गुना, तो इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, थ्राइस ऑफ एज 6 years एज मतलब 3x-18 ये हो जाएगा। इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है कितने से, बोल रहा है कि ट्वाइस हिज प्रेजेंट एज का ट्वाइस, तो एज प्रेजेंट एज ट्वाइस कितना होगा 2x। ठीक है, अब बोला है माइनस करने के लिए। ठीक है, चलो देखते हैं माइनस करने के लिए बोला है, किससे किसको माइनस करना है, थ्राइस ऑफ एज प्रेजेंट एज बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस हिज प्रेजेंट एज। तो बोल रहा है रिजल्ट भी इक्वल टू हिज प्रेजेंट एज। मतलब अगर हम लोग इसके साथ इसका माइनस करते हैं, मतलब अगर हम लोग 3x-18 के साथ से 18 इससे अगर इसको माइनस करते हैं तो बोल रहा है इसकी प्रेजेंट एज के बराबर हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट एज के बराबर हो जाएगा, तो कितना होगा 3x-18 और इधर -x, ये 0 हो गया। अब देखो कितना हो रहा है, ये हो गया, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कुछ गलत लिख दिया होगा, कुछ गलत है। 2x-3 और x 3 into x-6। अच्छा, if thrice age ego be subtracted from, अच्छा from बोला है तो किससे किसको माइनस करना पड़ेगा, फिर हम लोग को ये वाले डेटा से फ्रॉम दिस वन। ठीक है, तो 2x से मुझे माइनस करना है 3x-18 को, फ्रॉम इससे बोला है तो बोल रहा है कि हमें प्रेजेंटेज भी दें। तो 2x-3x माइनस माइनस में +18 x हो गया। ठीक है, ये आ गया -x, ये इधर आ गया -x, ये इधर -18, तो -2x -18, तो x इक्वल कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट कर दिया 9। तो प्रेजेंटेज कितना हो गया 9। ठीक है, तो यही बोला था प्रेजेंटेज कितना होगा 9। हमें किससे किसको माइनस करने बोला है वो देखना है। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। तो हमें जिससे जिसको माइनस करने बोला है, फ्रॉम जो है 6 years एगो वाले इससे हमें माइनस करने बोला है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोगों ने कर दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर, चलो अब नेक्स्ट वाला इलास्ट्रेशन चेक करते हैं। इलास्ट्रेशन 3 बोल रहा है ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 digits, द डिजिट इन द 10 place is twice the digit in the unit place, if 18 be subtracted from the number the digits are reversed, find the number। ठीक है, तो देखो कैसे है, चलो
तो पहला बात है 2 डिजिट का अगर कोई नंबर है, जैसे 2 डिजिट का कोई भी नंबर, जैसे कि मान लो 57 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो इसमें मुझे बोलो तो यूनिट प्लेस कौन सा है और 10th प्लेस कौन सा है? यूनिट प्लेस कौन सा है और 10th प्लेस कौन सा है? Unit 7 और 10 and 5. ये 10th प्लेस होता है, ठीक है, और इसके आगे कुछ जाएगा तो 100th प्लेस ऐसे होगा। तो ये नंबर कैसे बना होगा पता है? ये एक्चुअली 5 और 7 से बना है, लेकिन ये कैसे बना है? 10th प्लेस का मतलब होता है 10 से मल्टीप्लीकेशन, और यूनिट प्लेस का मतलब होता है 1 से मल्टीप्लीकेशन। और अगर 100th प्लेस होगा तो 100 से मल्टीप्लीकेशन, तो एक्चुअली ऐसे करके ये नंबर बन जाता है, ठीक है। अब ये बताने का जरूरत क्या था? अभी क्वेश्चन देखोगे तो समझ जाओगे। देखो, तो ये हो गया हम लोग का 2 डिजिट नंबर का कंसेप्ट। अब हमें क्या बोला है? नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट, द डिजिट इन द 10th प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट इन द यूनिट प्लेस, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि यूनिट प्लेस का डिजिट है x, ठीक है, तो 10th प्लेस का क्या होगा वो हम लोग कैसे पता करेंगे? क्वेश्चन में बोल रहा है, देखो कि 10th प्लेस इज ट्वाइस द ये डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस, तो 10th प्लेस में कितना होगा? 2 into x यानी 2x, ठीक है। तो अब इससे नंबर जो है वो क्या बनेगा? बोलो, अगर मेरा 2 डिजिट का नंबर है जिसमें यूनिट प्लेस में x और 10th प्लेस में 2x है, तो नंबर कैसे बनेगा? जैसे मैंने अभी तुम लोग को यहाँ पर नंबर कैसे बनता है दिखाया, वैसे ही बना के मुझे बोलो नंबर कितना हो। 2x into 10 plus x into 1. So 21x, ठीक है, तो टोटल हम लोग का हो जाएगा 21x, ये नंबर बन गया। अच्छा, अब ये तो हम लोगों ने जो बोला था वो देख लिया। अब देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है कि इफ 18 बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट्स आर रिवर्स। बोल रहा है कि अगर इस नंबर से मतलब 21x से 18 अगर हम लोग सबट्रैक्ट कर देते हैं तो डिजिट रिवर्स हो जाएगा। तो डिजिट रिवर्स होने का मतलब क्या हो जाएगा? यूनिट प्लेस में 10th प्लेस आ जाएगा, 10th प्लेस में यूनिट प्लेस जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो नंबर क्या बनेगा? अगर 18 सबट्रैक्ट कर देंगे तो बोल रहे हैं नंबर जो है अपने प्लेसेस पे x into 10 plus 2x into 1. तब उल्टा हो जाएगा, ठीक है, 2x into 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 21x माइनस 18, तो ये हो गया 10x प्लस 2x, ठीक है। तो माइनस करके देखो, माइनस ये हो जाएगा 12x, ये 18 हो गया। तो 21 माइनस 12 कितना होता है? 9। X equals 2 है. तो नंबर कौन सा है? तो ओरिजिनल नंबर कौन सा है? ये वाला 21x। तो नंबर कितना है? 21 into 2, 22 और 42। एक्चुअली 42 वो नंबर है जिसमें अगर हम लोग 18 माइनस करेंगे तो 24 आ जाना चाहिए। देख लो चेक करके, 42 माइनस 18 करके देख लो आता है कि 42 माइनस 18, देखो 24 आ गया, डिजिट रिवर्स हो गया, ठीक है। तो वही बोला। अच्छा, अब 4th नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर वाले क्वेश्चन में क्या बोला है? बोला है कि for a certain commodity the demand equation giving demand d in kg। बोल रहा है कि किसी एक कॉमोडिटी के लिए, बोल रहा है किसी एक कॉमोडिटी के लिए द डिमांड इक्वेशन गिविंग डिमांड, डिमांड जो है उसको केजी में डिनोट किया गया है और प्राइस जो है उसको पी से डिनोट किया गया है, ठीक है। पी से क्या डिनोट किया गया है? प्राइस इन रुपीज पर केजी, ठीक है। और प्राइस कैसे है? रुपीज पर केजी के अकॉर्डिंग। डी का वैल्यू हमें बता दिया है, डी है 100 into 10 minus p, ठीक है। ये हमें ढूंढना नहीं है कहां से आया, बताया है। सप्लाई इक्वेशन गिविंग द सप्लाई एस इन केजी, ये एस फॉर है सप्लाई जिसको भी केजी से डिनोट किया गया है। फॉर ए प्राइस पी इन रुपीज पर केजी इज, अगर
मतलब उस कॉमोडिटी का प्राइस 1 kg p रुपीज है, तो सप्लाई का जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसा है 75 इंटू p माइनस 3। ये सब हमें गिवन है। बोल रहा है द मार्केट प्राइस इज सच एट विच डिमांड इक्वल सप्लाई। बोल रहा है कि मार्केट में उस कॉमोडिटी का प्राइस कितना होना चाहिए ताकि डिमांड इक्वल सप्लाई हो जाए, ये हमें बोला है। फाइंड द मार्केट प्राइस एंड क्वांटिटी दैट विल बी बॉट एंड सोल्ड। ठीक है, तो जिस प्राइस पे डिमांड और सप्लाई इक्वल होगा वो मार्केट प्राइस हमें फाइंड आउट करना है, और क्वांटिटी बताना है कि कितना हम लोग बेचे या खरीदे। ठीक है, मतलब क्यू क्वांटिटी यानी क्यू हो जाएगा। ठीक है, क्वांटिटी बताना है और हम लोग को सबसे पहले तो प्राइस ढूंढेंगे। तो कैसे ढूंढेंगे, सिंपल सा बात है, हमें एक रिलेशन बताया है कि डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाता है कौन से प्राइस पे। और देखो क्वेश्चन में डिमांड का इक्वेशन सप्लाई का इक्वेशन दिया हुआ है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि दिस वन इक्वल टू दिस वन। ये लिख के सॉल्व करेंगे तो हमें प्राइस का पता चल जाएगा। ठीक है, तो लिखो यहाँ पर इलस्ट्रेशन। डिमांड इक्वल बोला है सप्लाई हो जाए। ठीक है, तो डिमांड कितना है, डिमांड है हम लोग का 100 इंटू 10 माइनस p, और सप्लाई है 75 इंटू p माइनस। अब दोनों को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये देखो 10 माइनस p, और इधर लिख देते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, इधर कर दो 100/75, जैसे करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, p माइनस 3 डिवाइडेड बाई 10 माइनस p। तो 75 और 100, 75 को कितने से डिवाइड करने से 100, सॉरी 100 को 75 से डिवाइड करने से कितना, ये तो पॉइंट में आ गया। 25 से करते हैं, 25 जो है 25 में हो जाए 25 3 25 4, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो 40 माइनस 4p 3p माइनस 9, तो ये इधर आ जाएगा। तो 4p माइनस 3p माइनस 9 माइनस 40, 7p माइनस माइनस 49, p इक्वल हो गया 7। ठीक है, 7 हो गया। तो 7 रुपीज पर किलो अगर प्राइस होगा तो डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाएगा। देख लो वही आंसर होगा, ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है। अगर प्राइस 7 हुआ तो फिर डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो डिमांड तो क्वांटिटी बताता है, तो क्वांटिटी भी हमें पूछा है। देखो हम लोग मार्केट प्राइस निकाल ली, क्वांटिटी हमें बताना है। ठीक है, कि कितना क्वांटिटी खरीदना है, कितना क्वांटिटी बेचना है। तो खरीदेंगे कितना, जितना हम लोग का डिमांड होगा, यानी डिमांड इक्वेशन में पुट करेंगे, और बेचेंगे कितना, जितना सप्लाई है मार्केट में। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्वांटिटी और, तो 100 इंटू 10 माइनस 7, तो ये हो जाएगा 300 kg, और क्वांटिटी सोल्ड 75 इंटू 7 माइनस 3, 4 इंटू 75, ये भी कितना हो गया 300। हाँ 300, तभी तो बराबर होगा दोनों। 300 मतलब दोनों एक ही वैल्यू होना चाहिए तभी बराबर होगा, अदरवाइज तो बराबर नहीं हो सकता है ना। तो डिमांड और सप्लाई ये हमारा इस तरीके से इक्वल हो सकता है। अब नेक्स्ट ये वाला कंप्लीट हो गया। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला आएगा नहीं, मतलब सॉल्व करने का जरूरत नहीं होगा। हम लोग नॉर्मली क्वेश्चन तो सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास ऑप्शन रहेगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हो, ये जो क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे ना, इस तरीके का क्वेश्चन में ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले सारा क्वेश्चन हम लोग यहीं पर सॉल्व कर लेंगे, तुम लोग अपने कॉपी में कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये यहीं पर सॉल्व हो जाएगा, छोटा छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले पूछा है यहाँ पर the sum of two numbers
The sum of two numbers is 52 and their difference is 2. The numbers are, बोल रहा है ऐसा कौन सा दो नंबर है जिसका सम करने से आता है 52 और जो कि डिफरेंस होता है 2. ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे? तो ये जितने भी आंसर्स है ये वो नंबर्स के हैं जिसमें से कोई एक आंसर हमारा सही होगा या तो नन ऑफ दिस होगा. तो मुझे एक चीज बोलो, कौन सा आंसर हम लोग का होगा? तो कैसे ऑप्शन से चेक करना है? सबसे पहले है दोनों नंबर का टोटल होना चाहिए 52. क्या 17 और 15 ऐड करने से 52 होता है? मुझे तो नहीं लगता है 52, 32 होता है. तो ये ऑप्शन काट दो, इससे कोई लेना देना नहीं है. 12 और 10 को ऐड करोगे तो भी 52 नहीं होगा, 22 होगा. हाँ, 27 और 25 को अगर ऐड करेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा 52. ठीक है, तो नंबर हो गया 52 और डिफरेंस इज 2. तो देख लेते हैं 27 और 25 का डिफरेंस 2 होता है कि नहीं. 2 होता है, तो ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा. इस तरीके से आंसर देना है. ठीक है, ये जितने भी है ना बिना सॉल्व किए मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएगा. ठीक है, एक दो क्वेश्चन ऐसा होगा जो सॉल्व करना जरूरी है, नहीं तो हो जाएगा. यहाँ पर लिखते हैं एक्सरसाइज बी क्वेश्चन 1. एक्सरसाइज बी क्वेश्चन 1, इसका आंसर हम लोग का सी हो गया. ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 तो पहले देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन बोल रहा है. द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर, वन ऑफ एट साइड इज 4 सेंटीमीटर, इट्स एरिया. ठीक है, तो देखो ये थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा कैसे करके करना है. ठीक है, तो ये हम बता देते हैं कैसे करके होगा. क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, तो इसमें हमें बोला है कि कोई एक रेक्टेंगल है जिसका डायगोनल मतलब ऐसे होता है. ठीक है, इधर से भी ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा, इधर से ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा. ठीक है, तो एक रेक्टेंगल का दो डायगोनल होता है. ठीक है, तो डायगोनल ए हमें क्या बोला है? बोला है डायगोनल जो है वो 5 सेंटीमीटर है और एक साइड 4 सेंटीमीटर है. तो डायगोनल जो है वो 5 सेंटीमीटर है और एक साइड मतलब या तो ये वाला या तो इधर वाला जो कि 4 सेंटीमीटर है. तो तुम लोग जिधर भी लिख सकते हो, नो इश्यूज. तुम लोग चाहो तो इधर 4 सेंटीमीटर लिख लो, इधर लिख लो. ठीक है, अच्छा, अब हमें पूछा है कि इसका एरिया क्या होगा, इस रेक्टेंगल का एरिया. रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा ये हमें पूछा है. ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, ये रेक्टेंगल के बीच से डायगोनल ड्रॉ करने से ये रेक्टेंगल जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया और दोनों पार्ट क्या दिख रहा है ड्रॉ में? बोल सकते हैं राइट एंगल. क्या दिख रहा है? ट्राइंगल दिख रहा है. ठीक है, ये जो दो पार्ट निकल के आए ना ये राइट एंगल ट्राइंगल है. अच्छा, तो तुम लोग को राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला पता है? Hypotenuse square equals perpendicular square plus base square. ये वाला. ठीक है, इसको किसका फॉर्मूला बोला जाता है? सही. Pythagoras theorem. हाँ, पाइथागोरस थ्योरम में होता है. ठीक है, तो जिसमें हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जो हम लोग का हाइपोटेनस होता है मतलब एच स्क्वायर. ठीक है, हाइपोटेनस मतलब जो सबसे लेंदी वाला साइड होता है. ठीक है, जैसे ये एक ट्रायंगल हो गया, इसमें सबसे लेंदी वाला साइड इधर हो गया. सबसे लेंदी वाला साइड ये हो गया. ठीक है, तो ये जो है इसे हाइपोटेनस बोलते हैं. ठीक है, इसे बेस बोलते हैं, कुछ और भी बोला जा सकता है. इसे हम लोग एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, ये भी बोल सकते हैं. ठीक है, जो बोलना चाहो, इसमें कोई ऐसा नहीं है. ठीक है, बेस भी बोलते हैं, बेस बोला जाता है. ठीक है, और ये देखो लेंथ भी बोला जाता है, लेंथ विड्थ भी बोला जाता है. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं? एच स्क्वायर इक्वल टू हम लोग इसको ये देखो नाम लिख देते हैं. तो बेस, ये जो 4 सेंटीमीटर है इसे बेस और इसे एल्टीट्यूड, और ये जो है ये हम लोग का हाइपोटेनस. तो ये हो गया हम लोग का. तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? इसको हम लोग इस तरीके से, ये कुछ नाम दे देते हैं, जैसे इसको ए और इसको बी दे देते हैं. तो एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, एच स्क्वायर कितना है? 5 का स्क्वायर. ए कितना है? ए हमें नहीं पता कितना है. बी कितना है?
4 सेंटीमीटर। इससे हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे, इससे हम लोग ए जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो निकालते हैं, देखो ए कितना होगा, ये हो गया 25 प्लस 16, ठीक है। तो 25 माइनस 16 इक्वल ए स्क्वायर, तो ये हो गया कितना हो रहा है 9, 9 इक्वल ए स्क्वायर, ठीक है। तो 9 इक्वल हो गया मेरा ए स्क्वायर, तो देयरफॉर ए इक्वल कितना हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ 9 यानी प्लस माइनस 3, ठीक है, क्योंकि रूट ओवर ऑफ 9 प्लस भी होता है माइनस भी होता है 3 में, ठीक है, दोनों सही होता है। लेकिन यहाँ हमें क्या लेना चाहिए, प्लस या माइनस। ऑब्वियसली ये रेक्टेंगल का साइड है तो वो हम लोग का ऑब्वियसली +3 होगा, -3 से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये वाला जो हमारे पास नहीं था ना, ये फाइंड आउट कर लिया। ये वाला साइड कितना मिला, 3 सेंटीमीटर। तो एक रेक्टेंगल का जो वैल्यू मिला, उधर वाला रेक्टेंगल भी सेम वैल्यू होगा क्योंकि डायगोनल बीचों बीच जाता है, ठीक है। तो अब बोलो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा। तो रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है, बोलो क्या होता है, पता है? Length into breadth. এটাকে বাংলাতে বলে দৈর্ঘ্য ইনটু প্রস্থ, ঠিক है। ये भी बोलते हैं। और ये जो ये फॉर्मूला है, এটাকে বলে লম্ব স্কয়ার प्लस भूमि स्क्वायर इक्वल अतिभुज स्क्वायर, मतलब। तो ये देखो, अगर अगर किसी ने बंगाली में किया है तो उसको भी याद आ जाएगा। तो ये देखो, ये जो रेक्टेंगल है उसका होता है एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का 4 इंटू कितना हो जाएगा, ठीक है, ये लेंथ 4, ठीक है, और ये साइड वाला 3, तो 3 हो गया। तो ये मल्टीप्लाई करके 12, इसको क्या लिखना चाहिए, 12 एक यूनिट होता है, वो लिखना जरूरी है। सेंटीमीटर तो है लेकिन कुछ और भी लिखना पड़ेगा, बोल सकते हो क्या लिखना पड़ेगा, स्क्वायर लिखना पड़ेगा, स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। जब भी एरिया निकाला जाता है तो उसका आंसर ऑलवेज स्क्वायर यूनिट में होता है, मीटर हो सेंटीमीटर हो जो भी हो। और इसको বাংলাতে যদি কেউ করেছে ওটাকে বলে বর্গ, বর্গ হয়, ठीक है। स्क्वायर मतलब वर्ग होता है, ठीक है, तो वो बोला जाता है। तो ये हम लोग का 12 स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर होगा। तो यहाँ पर मान लो कि ये 12 स्क्वायर सेंटीमीटर भी है ऑप्शन में, और साथ ही साथ 12 सिर्फ लिखा हुआ भी है, 12 सेंटीमीटर भी लिखा हुआ है। तो तुम लोग को स्क्वायर सेंटीमीटर पे ही जो है टिक करना है, ठीक है। अगर तुम लोग स्क्वायर सेंटीमीटर के जगह सिर्फ जो है सेंटीमीटर वाले में टिक कर दोगे, अगर 2 ऑप्शन रहा तो फिर गलत हो जाए, ठीक है। तो हम लोग का आंसर ऑप्शन बी है, ठीक है। ये थोड़ा करके दिखाना था तो मैंने दिखा दिया। नेक्स्ट देखते हैं कैसा क्वेश्चन है, करना है कि ओरली हो जाए। तो ये हम लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। So देखो उसमें क्या बोला है, डिवाइड 56 into 2 parts such that 3 times the first part exceed 1/3 of the second part by 48 the parts are। बोल रहा है 56 को हमें इस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड करना है कि 3 times the first part exceed 1/3 of the second part by 48, ठीक है। तो देखो कैसे करके होगा, क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, 56 को हमें डिवाइड करना है 2 पार्ट। प्राइस ऑफ द फर्स्ट पार्ट और 1/3 ऑफ द सेकेंड पार्ट, ये 2 बात बोला है हमने। प्राइस ऑफ द सेकेंड पार्ट और 1/3 ऑफ द 1/3 ऑफ द सेकेंड पार्ट। अब कौन किससे ज्यादा है बोल रहा है, 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट एक्सीड्स 1/3 ऑफ द सेकेंड पार्ट बाय 48, मतलब इन दोनों का अगर डिफरेंसेस निकालेंगे हम लोग तो वो आना चाहिए 48। ये हमें क्वेश्चन में दे रहा है, ठीक है। इसके हिसाब से हमें आंसर जो है देना है। तो ठीक है, देखो सबसे पहला ऑप्शन हम लोग का क्या है, सबसे पहला ऑप्शन है 20 और 36, ठीक है। तो हम उस पर ट्राई करते हैं, 20 और 36 पहला ऑप्शन है। तो देखो फर्स्ट पार्ट का थ्राइस करो, तो फर्स्ट पार्ट कितना है 20, ठीक है। तो 20 का थ्राइस करो कितना हो जाएगा 60, और 36 का कितना करना है 1/3 करना है, तो कितना हो गया 12, माइनस करते हैं कितना आएगा
48। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए ही आंसर होगा हम लोग का, और देखने का जरूरत नहीं, तुम लोग चाहो तो चेक करके देख सकते हो, बाकी देखो आंसर एक ही होगा, 2-3 ऑप्शन थोड़े ना आंसर होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है। बोल रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 10। बोल रहा है 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, जिसका टोटल करेंगे डिजिट्स का तो 10 आएगा। इफ 18 बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम इट द डिजिट्स इन द रिजल्टिंग नंबर विल बी इक्वल द नंबर इज। तो ये तो नंबर देखो हमें ऑप्शन में दिया हुआ है, ये हमें लिखना ही नहीं है, यहाँ से देख के हम लोग कर सकते हैं। तो पहले बोलो ये 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट, पहला कंडीशन है कि 2 डिजिट का टोटल करने से जो है वो 10 आना चाहिए। तो वो 10 का कंसेप्ट क्या तीनों में फुलफिल हो रहा है या कोई एक एलिमिनेट कर सकते हैं, बोलो। सम ऑफ द डिजिट्स, तो डिजिट क्या है 3 7 7 3 7 5, तो इसमें से कौन से 2 डिजिट का ऐड करने से 10 आता है। 3 और 7 ऐड करोगे तो भी 10 आएगा, 7 और 3 ऐड करोगे तो भी 10 आएगा, बट 7 और 5 ऐड करोगे तो 12 आएगा। मतलब ये ऑप्शन को हटा दो, ठीक है, बचा 3 ऑप्शन। अब इसमें ये भी 10 जो है प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी 10 प्रोड्यूस कर रहा है। बोल रहा है इफ 18 भी सबट्रैक्टेड फ्रॉम इट, इस नंबर से अगर 18 माइनस होगा, मतलब 37 से 18 माइनस करो, बोल रहा है कि जो आंसर आएगा वो इक्वल डिजिट वाला आएगा। तो 37 माइनस 18 करके देखते हैं कितना होता है। 19 आया, तो इक्वल तो नहीं आया। ठीक है, तो चलो 3 से माइनस करके देखते हैं। 73 माइनस 18 तो क्या आ गया 55, तो आया कि डिजिट इक्वल हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा 73, क्योंकि 73 से अगर हम लोग 18 माइनस करेंगे तो 55 आ जाएगा। तो ऑप्शन हम लोग का बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चेक करना, ये नॉर्मल सा बात है। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा हमें दिमाग लगाने वाला बात है ही नहीं। तो 4 का हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि 73 का 2 कंडीशन ही फुलफिल हो रहा है, 7 प्लस 3 से 10 हो रहा है, और 73 से 18 माइनस करने पे इक्वल डिजिट दैट इज 55 बन रहा है। ठीक है, तो बाकी में और चेक नहीं करेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, द फोर्थ पार्ट ऑफ ए नंबर, किसी एक नंबर का फोर्थ पार्ट एक्सीड्स द सिक्स्थ पार्ट बाय 4। बोल रहा है एक नंबर का फोर्थ पार्ट उसके सिक्स्थ पार्ट से 4 ज्यादा है, नंबर कौन सा होगा। तो फाइंड आउट करो, तो नंबर 84 हो सकता है या 44 या 48, तो चेक करके देखना पड़ेगा। तो 84 का फोर्थ पार्ट बोलो कितना होता है। 84 का अगर हम पहले ऑप्शन से चेक करेंगे तो 84 का फोर्थ पार्ट कितना होता है। फोर्थ पार्ट मतलब 1/4, ठीक है, 21 होता है। ठीक है, और इसका सिक्स्थ पार्ट 14 होता है। बोल रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 4 आना चाहिए। बोल रहा है फोर्थ पार्ट जो है वो सिक्स पार्ट से 4 ज्यादा होगा। तो 21 माइनस 14 करने से तो 7 आता है, 4 तो नहीं आता है, तो ऑप्शन ही नहीं। चलो ऑप्शन बी से ट्राई करते हैं। ऑप्शन बी में बोला है 44, तो 44 का फोर्थ पार्ट हो जाता है 11, और 44 का जब सिक्स्थ पार्ट करोगे तो वो डेसिमल में आंसर आएगा, और हमें तो बोला है डिफरेंसेस 4 आना चाहिए। तो 11 से अगर हम कोई डेसिमल नंबर माइनस करेंगे तो वो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4 कैसे आ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग का ऑप्शन बी भी नहीं होगा। 48 पे ट्राई करते हैं। 48 पे देखो, ये सब ओरली करने का ही क्वेश्चन है, क्योंकि वैसे भी इक्वेशन में हमारा जो है ना क्वाड्रेटिक से ही मेन क्वेश्चन आता है, इतना आसान आसान चीज आता नहीं है। ठीक है, फिर भी प्रैक्टिस के लिए करना जरूरी। तो 48 का 1/4, तो ये हो गया 12, और 48 का 1/6 पार्ट 8। ठीक है, 12 माइनस 8 करके देखो 4 आता है, तो आंसर हो जाएगा 48। तो 48 वो नंबर है जिसपे ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग का आंसर हो गया 48, यानी कि ऑप्शन सी। तो 48 का 1/4 करेंगे, 48 का 1/6 करेंगे, और इसका डिफरेंस निकालेंगे। इसका डिफरेंस निकालेंगे तो ऑप्शन सी हम लोग का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या होगा। बोल रहा है कि 10 years ago the age of a father was 4 times of his son. 10 years hence
the age of the father will be twice that of his son, the present age of father and son are, तो ये जितने भी आंसर दिए हुए ना वो प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को क्या बोला है, हमें क्या क्या कंडीशन फुलफिल करना है, बोला 10 years ago the age of father, ठीक है, was 4 times of his son। तो ये हम थोड़ा सा लिख के दिखा रहे थे क्योंकि इसमें 2-3 पॉइंट बोल रखा है। तो ये देखो 6 नंबर का 10 years ago, हम पहले अगर ऑप्शन ए लेते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए में प्रेजेंट एज है 50 एंड 20, अगर हम इसके हिसाब से चलते हैं, ठीक है, तो अगर हम इसके हिसाब से चलते हैं तो हमें इस तरीके से कैलकुलेट करना चाहिए। क्या बोला है क्वेश्चन में कंडीशन कि 10 years ago एज ऑफ फादर, तो पहले बोलो अगर प्रेजेंट एज ये है तो 10 years ago फादर का एज क्या हो, इसमें से, हाँ इसमें से ये तो पता चल रहा है ना फादर का एज कौन सा, क्योंकि 50 ऑब्वियसली फादर का एज ज्यादा होगा, ठीक है, ये तो बेसिक सेंस है, तो ये हो जाएगा 40, ठीक है। और 10 years ago 10 years ago एज ऑफ फादर, ठीक है, 10 years ago एज ऑफ सन, बोलो बेटे का एज कितना होगा 10 years ago, अभी अगर 20 है तो 10 साल पहले कितना रहा, 10 years रहा, ठीक है। फिर यहाँ पर बोला है 10 years ago the age of father was 4 times of his son, क्या 4 times का कंडीशन फुलफिल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। देखो बेटे के एज का 4 गुना था फादर का एज, तो पहला कंडीशन तो ऑप्शन ए फुलफिल कर रहा है, अब दूसरा भी कर जाए तो फिर यही आंसर हो सकता है। 10 years hence the age of father will be twice that of his son, ठीक है, तो फिर 10 years hence एज क्या होगा, 10 years hence मतलब 10 साल बाद, ठीक है, बोलो फादर का एज कितना होगा और सन का एज कितना होगा, तो अभी 50 साल है तो 10 साल बाद कितना होगा, अभी तुम लोग का जो भी एज अगर कोई पूछे 10 साल बाद कितना होगा तो इतना ही बताओगे ऐड करके जिसका जितना भी है। ये हो गया 30, ठीक है। बोल रहा है 10 years hence एज क्या होगा, ट्वाइस हो जाएगा, बेटे का ट्वाइस हो जाएगा, तो बात तो सही है। देखो 30 का डबल हो गया, तो इसका मतलब हम लोग का ऑप्शन ए जो है वही आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन ए जो है सारे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ठीक है, तो ये आंसर हो गया। बाकी में तुम लोग इस तरीके से चेक करके देखना, अगर तसल्ली के लिए चेक करना चाहते हो, नहीं मैच, ठीक है, कोई एक ही आंसर मैच होगा या तो नन। फिर यहाँ पर बोला है द प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज 3200, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, तो प्रोडक्ट जो है दो नंबर का वो 3200 है। कोसेंट व्हेन द लार्ज नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर इज 2, बोल रहा है कि कोसेंट यानी भागफल जो है वो 2 होगा अगर हम लोग लार्ज नंबर को डिवाइड करते हैं स्मॉल नंबर से, तो नंबर कौन सा होगा, ठीक है। तो दो कंडीशन फुलफिल करना है, पहला तो है दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन 3200 होना चाहिए, तो चलो 16 into 200 करते हैं, 3200, हाँ ये कंडीशन तो फुलफिल कर दिया। अब कोसेंट 2 होना चाहिए अगर लार्ज नंबर को डिवाइड करते हैं स्मॉल से, तो इसमें कोसेंट 2 मुझे नहीं लगता है आएगा, फिर भी देख लें, नहीं ये तो 12 आ जा रहा है, 12 और नीचे रिमाइंडर रह जा रहा है, ठीक है, तो ये हम लोग का 12, 8 एंड 16 ऐसे आ रहा है, तो ये ऑप्शन ही नहीं होगा। चलो ऑप्शन बी का देखते हैं, ऑप्शन बी में भी 160 इंटू अगर 20 करेंगे तो 3200 तो हो जा रहा है, ठीक है, लेकिन डिवाइड अगर करते हैं तो यहाँ पर हम लोग का 8 आ रहा है कोसेंट, ठीक है, जो कि आना चाहिए 2, तो ऑप्शन बी भी नहीं। चलो ऑप्शन सी से देखते हैं, 60 into 30 करने से हम लोग का 1800 आ रहा है, मतलब पहला कंडीशन फुलफिल नहीं किया, तो सी तो हट गया, बचा डी, तो डी से ही आंसर आएगा क्योंकि नन ऑफ दिस का कुछ है नहीं। तो 80 into 40 करने से होता है 3200, और 80 डिवाइडेड बाय 40 करने से कोसेंट हम लोग का 2 आ जाएगा, ठीक है, तो ये आंसर हम लोग का हो गया, तो ऑप्शन डी इसमें आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन डी 80, क्योंकि 80 इंटू 40 करने पे 3200 भी आता है, और लार्ज नंबर डिवाइडेड बाय स्मॉल नंबर करने से 2 हम लोग का कोसेंट भी आ जाता है, ठीक है।
8. The denominator of a fraction exceeds the numerator by 2 if 5 be added to the numerator. The fraction increases by unity. Unity का मतलब 1 होता है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 2। तो देखते हैं ये पहला कंडीशन कौन कौन सा ऑप्शन हमारा फुलफिल करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम लोगों का न्यूमरेटर जो है वो 5 है और डिनोमिनेटर 7 है। तो डिनोमिनेटर बोला है कि फ्रैक्शन से 2 ज्यादा है। हाँ, पहला कंडीशन तो फुलफिल कर लिया क्योंकि 7 जो है वो 5 से 2 ज्यादा है, ठीक है। इफ 5 be added to the numerator, अगर हम लोग न्यूमरेटर में 5 ऐड करते हैं, ठीक है, चलो यहाँ 5 ऐड करते हैं, यही न्यूमरेटर होता है, तो 10/7 हो जाएगा हम लोग का फ्रैक्शन। तो बोल रहे हैं फ्रैक्शन जो पहले था और अभी जो है वो 1 से इंक्रीज हो रहा है। तो देखते हैं 5/7 और 10/7 का डिफरेंस क्या 1 होता है? नहीं, ये तो -5/7 या 5/7, इसको आगे पीछे लिखना पड़ेगा, जो भी हो 5/7 आ रहा है, 1 तो नहीं हो रहा है, यानी ऑप्शन ए से हम लोग का आंसर नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, सेकेंड वाला देखो 1/3 है, तो क्या इसमें 2 न्यूमरेटर जो है वो 2 से ज्यादा है? बिल्कुल, ये 1 है और यहाँ पर 3 है, मतलब 2 से ज्यादा है। पहला कंडीशन फुलफिल कर लिया। 5 अगर ऐड होता है न्यूमरेटर पे, कर देते हैं, 5 ऐड कर दिया तो ये हो गया 6/3। अब मुझे ये चेक करना है कि जो एग्जिस्टिंग वाला है और जो अभी बना, इन दोनों में डिफरेंस 1 आया कि नहीं, ठीक है। तो 6 - 1 नहीं, 1 तो नहीं आया, 5/3 आया, मतलब ये वाला भी नहीं होगा, ठीक है। चलो अब सी वाला चेक करते हैं। 7/9 पहला कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से 2 ज्यादा है, ठीक है। 5 ऐड करना है न्यूमरेटर में, कर दिया, 12/9 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हमें चेक करना है कि ये करने के बाद जो नया फ्रैक्शन है और जो ओल्ड फ्रैक्शन है उनमें डिफरेंस 1 का आया कि नहीं। तो नहीं, 5/9 का आ रहा है। तो अब बचा डी, तो इसका मतलब आंसर जो है मेरा डी ही होगा क्योंकि नन ऑफ दिस का तो कोई ऑप्शन नहीं है। चलो इस पे चेक करके देखते हैं। 3/5, चलो एक ही बार में यहाँ पर चेक कर लेता हूँ, ठीक है। ऑप्शन डी ही मेरा आंसर होगा क्योंकि नन ऑफ दिस तो कुछ है नहीं। 3/5, तो पहला कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि न्यूमरेटर जो है और डिनोमिनेटर जो है, ठीक है, तो डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से 2 ज्यादा है, या फिर ऐसे लिख सकते, डिनोमिनेटर कैसा है, न्यूमरेटर +2, बिल्कुल वही है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बोला है कि अगर हम लोग न्यूमरेटर में ऐड कर लेते हैं 5, ठीक है, न्यूमरेटर में ऐड कर लेते हैं 5, तो कितना हो जाएगा? तो ये हो गया 8/5। अब ये जो नया फ्रैक्शन बना और जो ओल्ड वाला फ्रैक्शन है, इन दोनों में डिफरेंस जो है हम लोग का 1 का होना चाहिए। 5/5 यानी कि 1 आ रहा है, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस जो है 1 का आ रहा है। अब 8/5 आगे पीछे लिख सकते हो, ठीक है, ये तो जस्ट हम चेक करने के लिए किए, ठीक है, क्योंकि ये बिगर वैल्यू होगा ना, क्योंकि इसमें 5 ऐड हो गया, माइनस हो गया 3/5, ठीक है। तो ये 5, 8 - 3 5, 5/5 यानी 1, मतलब मेरा एग्जिस्टिंग फ्रैक्शन जो है वो यूनिट यानी 1 नंबर से इंक्रीज। 9th नंबर में बोला है 3 persons, मिस्टर रॉय, मिस्टर पॉल एंड मिस्टर सिंह टुगेदर हैव 51। बोला है तीनों के पास मिला के 51 है। मिस्टर पॉल हैज 4 लेस देन मिस्टर रॉय, ठीक है। तो मिस्टर पॉल के पास कितना पैसा है? बोल रहा है कि मिस्टर रॉय के पास जितना है उससे 4 रुपए कम है। एंड मिस्टर सिंह के पास कितना है? मिस्टर सिंह के पास है 5 लेस देन मिस्टर रॉय। मिस्टर रॉय से जो है उनके पास 5 रुपए कम है। तो सबके पास कितना पैसा है वो बताना है। आंसर कैसे दिया होगा? आंसर जो है रॉय, पॉल और सिंह इस बेसिस पे दिया हुआ होगा, जैसे क्वेश्चन में बोलेगा वैसे। तो रॉय, पॉल और सिंह इस बेसिस पे दिया होगा। तो रॉय के पास इसका मतलब सबसे ज्यादा पैसा होगा, क्योंकि रॉय के पास जितना भी है पॉल और सिंह दोनों के पास उससे कम है, ठीक है। तो ये ऑप्शंस देख के तुम लोग बता दो कि कौन सा अमाउंट जो है वो सही बन रहा है। तो पहला बात है, 2 चीज ट्राई करना चाहिए कि ये तीनों को ऐड करके 51 जिस ऑप्शन में आएगा वही हमारा जो है चेक करने के लिए एलिजिबल होगा। आगे बाकी कंडीशन तो कौन सा आंसर है? पहले ऑप्शन में चेक करते हैं। 20 + 16 + 15 ये सब मिला के 51 होता है। हाँ होता है, ठीक है। अच्छा, अगर रॉय को 20 रुपीज मिल रहा है तो पॉल को कितना मिलेगा? 20 - 4 यानी 16, और सिंह को कितना मिलेगा? 20 - 5 यानी कि
15। तो ऑप्शन ए ही हम लोग का आंसर होगा। क्या बाकी में ये सब चीज फुलफिल नहीं करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि देखो सबसे ज्यादा पैसा रॉय के पास होना चाहिए। यहाँ देखो वो तो गलत दिया हुआ है, 15 से स्टार्ट किया। यहाँ पर जो दिया है 25 से 4 माइनस करने से कभी भी 11 नहीं आएगा। ठीक है, मतलब जो है ये हमारा कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए हम लोग का आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन ए 9 का हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये देखो 9 का ऑप्शन ए इसीलिए हो रहा है बिकॉज 20 प्लस 16 प्लस 15, पहला बात है ये 51 हो रहा है। और रॉय के पास जितना भी पैसा है, पॉल के पास है रॉय से 4 रुपए कम, और सिंह के पास है रॉय से 5 रुपए। ठीक है, इसीलिए हम लोग का ऑप्शन ही। 10th नंबर देखो, ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट। एक 2 डिजिट का नंबर है। द डिजिट्स इन 10 प्लेस इज 3 टाइम्स द डिजिट इन द यूनिट प्लेस। बोल रहा है यूनिट प्लेस में जो भी डिजिट है, ठीक है, ये यूनिट और ये 10 प्लेस, यूनिट प्लेस में जो भी डिजिट है, बोल रहा है कि द डिजिट इन द 10 प्लेस, अच्छा डिजिट इन द 10 प्लेस इज 3 टाइम्स द डिजिट इन द यूनिट प्लेस। अच्छा, यूनिट प्लेस का 3 गुना 10th प्लेस के डिजिट का वैल्यू है। If 54 is subtracted from the number, ऐसे नंबर से अगर हम लोग 54 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बोल रहा है डिजिट्स जो है वो रिवर्स हो जाएगा। मतलब यूनिट वाला इधर आ जाएगा, 10 वाला इधर आ जाएगा। ठीक है, द नंबर। तो पहले सबसे पहले पहला कंडीशन देखो कि कौन सा ऐसा डिजिट है जिसका यूनिट प्लेस का 3 टाइम्स करने से 10th प्लेस का वैल्यू आ रहा है। कौन सा है? यूनिट प्लेस का 3 टाइम्स करने से 10th प्लेस का 10th प्लेस में 3 टाइम्स वैल्यू आएगा यूनिट प्लेस। बोलो कौन सा नंबर? तब से तो हम ही बता रहे हैं, ये सब तो बेसिक चीज है, आना भी चांसेस बहुत कम हुआ है। ठीक है, ये तो बच्चों जैसे। ऑप्शन सी। हाँ, ऑप्शन सी। ठीक है, 93। तो 3 का 3 टाइम्स करके देख लो, 9 होता है। ठीक है, तो यूनिट प्लेस में जो डिजिट है उसका 3 टाइम्स करने से हमें मिल गया 10th प्लेस का डिजिट। बाकी कहीं पर भी ये चीज अवेलेबल नहीं है। 4 का 3 टाइम्स 12 होता है, 2 का 3 टाइम्स 6 होता है, 9 का 3 टाइम्स 27 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर तो कंफर्म है यही होगा। फिर भी बाकी कंडीशन भी बता देते हैं। अगर इससे 54 सब्ट्रैक्ट करते हैं, कर लेते हैं, कितना आता है देखते हैं। देखो 54 सब्ट्रैक्ट करो, 54 सब्ट्रैक्ट करने से 39 आता है। हो गया डिजिट रिवर्स, 93 का रिवर्स 39 हो गया। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं 10th का आंसर हम लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 93 पहला बात है इसका 3 टाइम्स 9 होता है। ठीक है, 3 into 3 करने से 9 होता है। और दूसरा यहाँ पर हो जाएगा 93 से अगर हम लोग 54 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें रिवर्स डिजिट यानी 39 मिलता है। फिर 11th बोल रहा है वन स्टूडेंट इज asked to divide a half of a number by 6 and other half by 4। बोल रहा है एक स्टूडेंट को कोई एक नंबर दिया गया है जिसका आधा करने के लिए बोला गया है। मतलब नंबर को पहले आधा करेंगे। ठीक है, फिर बोल रहा है नंबर को, आधे नंबर को डिवाइड करना है 6 से और बाकी आधे नंबर को डिवाइड करना है 4 से। एंड देन टू ऐड द टू क्वांटिटीज, और उसके बाद वो दो क्वांटिटीज को ऐड करना है। ठीक है, that instead of doing so, the students divides the given number by 5. If the answer is 4 short of the correct answer, then the number works। ठीक है, तो हमें कैसे चेक करना है? देखो पहला नंबर दिया है 320। ठीक है, हम लोग को करने क्या बोला था? सही चीज, हाफ करना है। 320 का हाफ करेंगे। ठीक है, तो पहले 320 का हाफ करें। हाफ यानी डिवाइडेड बाय 2 या फिर 1/2, जो भी बोलो। तो ये हो गया 160 और दूसरा पार्ट भी 160 आएगा। आधा आधा करेंगे तो बराबर आएगा। ठीक है, अब बोल रहा है डिवाइड हाफ ऑफ ए नंबर बाय 6 एंड अदर हाफ बाय 4। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट में आएगा। ये तो 40 आ रहा है। ठीक है, ये पॉइंट में आएगा। पॉइंट वाला डिजिट क्यों नहीं लेना है? सुनो, क्योंकि बोल रहा है कि देन टू ऐड द टू क्वांटिटीज, और दोनों क्वांटिटीज को हमें ऐड कर देना है। ये करने की जगह स्टूडेंट ने गलती क्या किया है? स्टूडेंट ने डिवाइड कर दिया है गिवन नंबर को 5 से। ठीक है, इसी नंबर को 5 से डिवाइड कर दिया है। अच्छा, अब इसकी वजह से आंसर्स, करेक्ट आंसर और रॉन्ग आंसर में डिफरेंस जो है वो हम लोग का निकल के आ रहा है 4। ठीक है,
ये निकल के आ रहा है। अच्छा, अब ये हम कैसे कंफर्म करेंगे? पता है कि ऑप्शन ए मेरा आंसर नहीं होगा, क्योंकि अगर मेरा डिफरेंस 4 आ रहा है जो कि कोई डेसिमल नंबर नहीं है, ठीक है, इंटीजर नंबर है, तो मेरा यहाँ अगर फ्रैक्शन आएगा फिर हम ये दोनों को ऐड कर भी देते हैं, ठीक है, जैसे देखो हम करके दिखा देते हैं तुमको कंफर्मेशन के। 160 डिवाइडेड बाई 6, 26.6667, ठीक है। अब इसको ऐड करने बोला था, मतलब 30.67, सॉरी लेता हूँ, 66.67 आ रहा है, ठीक है। एंड देन टू ऐड द टू क्वांटिटीज, ये करने के लिए बोला था। इंस्टेड ऑफ डूइंग सो द स्टूडेंट्स डिवाइड द गिवन नंबर बाय 5। स्टूडेंट ने क्या किया? गिवन नंबर को 5 से डिवाइड कर दिया, तो कितना होगा? बोल रहा है आंसर का डिफरेंस होना चाहिए, करेक्ट आंसर और रॉन्ग आंसर 4, तो 64 और इसका डिफरेंस कभी 4 नहीं आएगा, यही हम बताना चाह रहे थे, क्योंकि ये हमारा डेसिमल में आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए हम लोग का आंसर नहीं है। ठीक है, चलो अब ऑप्शन बी से ट्राई करते हैं, ठीक है। तो 400 का पहले दो पार्ट करेंगे, 400 का दो पार्ट हो जाएगा 200, 200 को डिवाइड करना है 6 और 4 से। अगेन सेम प्रॉब्लम, यहाँ पर अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो वो डेसिमल में आएगा, ठीक है, और डेसिमल में आने से 64 से माइनस करने से 4 नहीं आएगा एग्जैक्ट, ठीक है। 4 अगर आ भी जाता है 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो वो तो हमें नहीं चाहिए, तो इससे ये भी कंफर्म होता है कि ऑप्शन बी भी नहीं होगा। चलो अब ऑप्शन सी से ट्राई करते हैं। तो ऑप्शन सी है 480, पहले इसका दो पार्ट करना है, आधा आधा, आधा आधा करने से होता है 240 और 240, तो एक पार्ट को डिवाइड करना था 6, एक पार्ट को 4 से, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 40, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 60, ठीक है। अब ये दोनों को हमें करना था ऐड, कर दिए, ऐड कर दिए, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है? बोला है कि एक्चुअली इनको करने क्या बोला था ये, और इन्होंने कर क्या दिया है? गिवन नंबर को ही 5 से डिवाइड करते हैं, मतलब 480 बाई 5। अभी गिवन नंबर तो हमारा ये है ना, हम लोग ऑप्शन सी पे चेक कर रहे हैं, तो 480 डिवाइडेड बाई 5 96, ये रॉन्ग इन्होंने किया है, और रॉन्ग और करेक्ट आंसर का डिफरेंस जो है वो 4 होना चाहिए, जो कि यहाँ वैल्यू होता है, देख लो 100 और 96 का डिफरेंस, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है। तो 11 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हम यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं, 480 का हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे पहले, फिर एक पार्ट को बोला है 6 से डिवाइड करने, दूसरे पार्ट को 4 से, ठीक है, और ये दोनों को ऐड करने बोला था। ये हमें एक्चुअली क्वेश्चन में करने के लिए बोला गया था, लेकिन जो स्टूडेंट है जिसने ये क्वेश्चन सॉल्व किया उसने इस नंबर को ही डिवाइड कर दिया 5 से, तो आंसर आ गया यहाँ पर 96, ठीक है, जो कि रॉन्ग है, और रॉन्ग और करेक्ट आंसर का जो डिफरेंस है वो 4 है, तो इसीलिए हम लोग का ऑप्शन सी आंसर। 12th नंबर में क्या बोला है? इफ ए नंबर ऑफ विच द हाफ इज ग्रेटर देन 1/5 ऑफ द नंबर बाय 15 द नंबर इज, बोल रहा है कि कोई एक नंबर का हाफ जो है वो ग्रेटर देन है 1/5 ऑफ द नंबर, मतलब नंबर का हाफ जो है वो नंबर के 1/5 करने पे जो भी आंसर निकल के आएगा, बोल रहा है कौन ज्यादा है? बोल रहा है हाफ जो है, ये वाला वैल्यू जो है, ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू ग्रेटर देन है ये वाले वैल्यू से कितना? 15 से ज्यादा है, मतलब ये दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 15 होगा। हमें पूछा है नंबर कौन सा होगा, ठीक है, तो इस पे एक एक करके चेक करके देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ रहता है तो कितना आसानी से समझा। 50 का हाफ 25, 50 का 1/5 10, ठीक है। अब ये दोनों में डिफरेंस कितने का हो गया? 15 का हो गया, तो यही वाला आंसर है, ठीक है, कि अगर हम लोग इसका हाफ और इसका 1/5 करते हैं तो हाफ इज ग्रेटर देन फ्रॉम द 1/5 बाई 50, ठीक है। यहाँ पर चेक करके हमने देखिए 12th का आंसर लिख लेते हैं, ऑप्शन ए होगा।
50 का हाफ, 25, 50 का 1/5। ये मल्टीप्लाई देने से ज्यादा सही है। 10 और इसका डिफरेंस जो है ये हम लोग का हो रहा है 15। तो ऑप्शन ए हम लोग का आंसर, ठीक है। तो देखो 12th तक हम लोग का ये कंप्लीट हो गया, काफी आसान है, अगर ऐसा आ जाए तो बहुत ही अच्छा बात है, ठीक है। क्वेश्चन में तो कुछ है नहीं खास। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन, तो जब मैंने तुम लोग को इक्वेशन समझाया था तब मैंने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है वो भी बोला। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का मतलब, लीनियर का मतलब ये होता है जिसका डिग्री 1 होगा। अब उसमें मोर देन 1 वेरिएबल रह सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं रहेगा, ठीक है। तो लीनियर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें जो हमें कैलकुलेशंस दिखाए ना इसका जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तुम लोग को पता ही करते ही, ठीक है। तो ये सब डायरेक्टली हमें नहीं पूछेगा, हमें ये सब का जरूरत नहीं है करने का, ठीक है। जो कुछ क्वेश्चंस था मैंने करवा दिया, ठीक है। ये वाला करेंगे एक्सरसाइज सी, जहां पर मुझे ऑप्शन देख के बताना है कि कौन सा ऑप्शन मेरा सही जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर, तो ये हम यहीं पर सॉल्व करके दिखा देंगे। तो यहाँ बोला है सोल्यूशन ऑफ द सेट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का सोल्यूशन कौन सा होगा, मतलब कौन सा वैल्यूज है जो पुट होने पे ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो तुम लोग को चेक करके देखना है, ठीक है। जैसे कि हम दिखा रहे हैं पहला वाला, फिर हम ऑप्शन लिख देंगे। तो देखो 1, ये अगर हम लोग पहला ऑप्शन लेते हैं तो ऑप्शन क्या बोल रहा है, ये x है ये y है, क्योंकि हमें पता है जो गिवन डेटा होता है वो x, y फॉर्म में होता है, ठीक है। तो 3 × 1 क्योंकि x था, प्लस 4 × -1, ये करने से मेरा अगर 7 आ रहा है तो हम आगे प्रोसीड करेंगे दूसरे वाले इक्वेशन में। तो 3 - 4, ये तो -1 आ गया, ठीक है। मुझे 7 चाहिए, मतलब ऑप्शन ए से नहीं होता, ठीक है। चलो ऑप्शन बी से देखो, ऑप्शन बी से ट्राई करो। तो 3 × 1 प्लस 4 × 1, हाँ इसमें तो मेरा 3 + 4 7 आ गया। अच्छा अब इस पे ट्राई करते हैं, अगर 3 आ जाता है तो ऑप्शन बी ही मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये देखो 4 × 1 माइनस यहाँ पर 1, ठीक है। तो 4 - 1 मतलब 3, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन। तो 1 का आंसर ऑप्शन बी, सिंपल। ये तो और भी आसान है। एक्सरसाइज सी 1 का आंसर हम लोग का बी है। फिर सेकेंड में क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। तो कौन से वैल्यू एक्स और वाई का इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देखो पहले ऑप्शन जो है, थोड़ा थोड़ा ना दिमाग ज्यादा हमें चलाना चाहिए, हर एक चीज को चेक कर बिना किए भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर अगर हम 3 पुट करते हैं पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर 2 पुट करते हैं जो कि दिया हुआ है एक्स और वाई का वैल्यू, तो पहला बात है 3/2 और 2/3 मेरा डेसिमल में आंसर आएगा, और मुझे तो यहाँ 2 बोला है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए से चेक करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे तो 2 चाहिए जो कि इंटीजर वैल्यू है, जबकि ये पुट करने पे वैल्यू डेसिमल में आ रहा है, तो उससे क्यों चेक करें। दूसरा देखो -2/2 और ये -3/3, ठीक है। तो ये हो गया -1 और ये हो गया -1। तो आंसर 2 तो आ रहा है लेकिन -2 आ रहा है, मुझे तो -2 नहीं चाहिए, तो इसका मतलब बी भी नहीं होगा, सी कंफर्म हो सकता है। क्यों, तो पहली इक्वेशन पे तो जरूर जाएगा क्योंकि दोनों प्लस प्लस होगा, प्लस प्लस होने से ये +2 हो गया, पहले इक्वेशन में सेटिस्फाई कर दिया। दूसरे वाले में चेक करते हैं 2 + 2 × 3, तो कितना हो गया 2 + 6 यानी कि 8 हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, 2 का ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अच्छा अब थर्ड नंबर वाला देखते हैं। थर्ड नंबर वाले में क्या दिया है, सेम उसी तरीके से फाइंड कर लेता हूँ। थर्ड नंबर में दिया है ये वाला इक्वेशन कौन सा सेटिस्फाई होगा। तो देखो ये हो सकता है, क्यों, क्योंकि p/p करोगे और q/q करोगे तो आंसर 1 + 1 यानी कि 2 आ जाए, ठीक है। अच्छा इस पे चेक करते हैं x + y p + q, हाँ p + q बिल्कुल बन गया, ठीक है। और ये देखो ये नहीं होगा क्योंकि ये q आगे है p बाद में है, फिर यहाँ पर 1 1 है, 1 1 देने से तो 2 नहीं आएगा, 1/p 1/q, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन वैसे भी देखो किसी एक ऑप्शन से ही आंसर है,
जब 8 पे मैच हो गया है तो इसका मतलब कंफर्म वही आंसर होगा। तो 3 का आंसर हम लोग का ए है। 3 का आंसर ए है। 4th नंबर का देखते हैं। द सोल्यूशन फॉर द पेयर ऑफ द इक्वेशन। अच्छा, अब इस इक्वेशन का हमें सोल्यूशन देखना है कि कौन सा। ठीक है, तो ये है 1 डिवाइडेड बाय 16। अच्छा, यहाँ 9/20 आना चाहिए, इधर 4/45। चलो एक एक करके पुट करते हैं। पहले इक्वेशन में हम पहला ऑप्शन पुट करके देखते हैं। तो 1/16 इंटू 1/4, क्योंकि 16 एक्स है, प्लस 1/15 इंटू वाई मतलब 1/3। तो देखते हैं कितना होता है। 1/4 हो गया और 1/5 हो गया। देखते हैं कितना आता है। 20, 5 + 4। हाँ, पहला वाला तो सेटिस्फाई कर गया 9/20। अब दूसरे पे भी अगर कर जाए तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब दूसरे पे भी ट्राई करते हैं ये वाली इक्वेशन। 1/20 इंटू 1/4 माइनस 1/27 इंटू 1/3। 4/45 होना चाहिए। तो 1/5 ये हो गया 1/9। 45, 9 माइनस 5, 4/40। ठीक है, 4/45। हाँ, मैच तो हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ए ही हम लोग का आंसर होगा। 4th का आंसर हो जाएगा ऑप्शन। नॉर्मल जैसे कैलकुलेशन करते हो बचपन में 3 4 में जैसे करते थे वैसे ही बस चेक करके देखना। ठीक है, चलो ये हम लोग का हो गया 4th का आंसर ऑप्शन ए। 5th 5th नंबर में देखो क्या बोला है। सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पर 4/x माइनस 5/y इक्वल x प्लस वाई एक्स वाई प्लस 3/10। देखो ये ना काफी बड़ा है इक्वेशन। इससे बेटर है ये वाले इक्वेशन पे पहले ट्राई करेंगे। अगर इस पे आ जाता है तो फिर हम लोग इस पे ट्राई करेंगे, क्योंकि ये काफी बड़ा है। तो इस पे पहले मेहनत करके कोई फायदा नहीं। इस पे देख पहले ऑप्शन ए से देखते हैं। तो 3 इंटू एक्स इंटू वाई, तो 3 इंटू 5 इंटू 2, तो ये कितना हो गया 30। और 10 इंटू वाई माइनस एक्स, तो वाई कितना है 2 और एक्स कितना है 5, तो 2 माइनस 5, तो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू -3 यानी कि -30। नहीं, इसका मतलब ऑप्शन ए से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 30 और इधर -30 आ रहा है। तो ऑप्शन ए से चेक करके कोई फायदा नहीं। ठीक है, लेकिन 30 तो आ रहा है, तो 30 आ रहा है तो बाकी देखो यहाँ पर -30। हाँ चलो, इससे तो होगा नहीं। चलो बी पे ट्राई करके देखते हैं, बी पे क्या आता है। इसी पे पहले करेंगे। तो 3 इंटू -2 इंटू -5, तो ये हो गया 30 प्लस 30। अच्छा, 10 इंटू वाई कितना है -5 और एक्स कितना है -2, तो माइनस और -2 क्योंकि वाई माइनस एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 इंटू -5 और ये हो गया प्लस -3। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से वही -30 आ गया। तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी से भी हम लोगों का नहीं होता है। ठीक है, चलो ऑप्शन सी से ट्राई करते हैं। तो सी से अगर ट्राई करेंगे, देखते हैं। 3 इंटू 2 इंटू -5 -30। ठीक है, तो 10 इंटू वाई मतलब -5 और एक्स मतलब माइनस, तो 10 इंटू -7 हो गया। तो ये -70, ये तो डिजिट ही चेंज हो गया। अब तक तो सिर्फ साइन चेंज हो रहा था। तो सी से भी नहीं होगा, तो कंफर्म डी से ही होगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन बच रहा है। तो ये देखो 2 इंटू 5, तो 3 इंटू 2 इंटू 5 कितना हो गया 30। और 10 इंटू वाई मतलब 5 माइनस 2 यानी 3, 10 इंटू 3 यानी कि 30। तो पहले वाले इक्वेशन में तो सेटिस्फाई कर गया। चलो दूसरे वाले भी चेक करवा के दिखा देते हैं। वैसे क्योंकि नन ऑफ दिस कुछ है नहीं, तो कंफर्म यही वाला होगा। फिर भी हम बता देते, दूसरे वाले पे भी बताते हैं। 4/2 माइनस 5/5। ठीक है, तो 4/2 मतलब 2 माइनस 5/5 मतलब 1, तो ये 1 हो जाएगा इधर वाला। ठीक है, और इधर है x प्लस वाई मतलब 2 + 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 प्लस 3/10। देखते हैं कितना आता है। 7/10 प्लस 3/10। अब इसका सॉल्व करेंगे तो 10/10 यानी कि 1 आ जाएगा। बोथ साइड 1 आ गया, आंसर मैच हो गया। ठीक है, ये इतना मेहनत तभी करना चाहिए अगर मेरे पास कोई नन ऑफ दिस का ऑप्शन है। जब नन ऑफ दिस का कोई ऑप्शन है नहीं, तो कंफर्म डी से ही आंसर आएगा, क्योंकि ए बी सी सभी को चेक करते हुए हम लोग आ रहे हैं। तो ये डी से आंसर हो जाएगा। 6th नंबर,
6 नंबर में क्या बोला है, द पेयर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, ठीक है, कौन सा पेयर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हम लोग सबसे पहले इस पे ट्राई करके देखें। तो x प्लस 5 इंटू वाई मतलब 4, तो x मतलब कितना है 16, ठीक है, तो 16 प्लस 20 36। हाँ, पहला वाला इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो गया। अब दूसरे वाले पे भी चेक करते हैं, अगर हो जाएगा तो यही आंसर होगा 16 प्लस 4, 16 माइनस 4, तो 16 प्लस 4 20, 16 माइनस 4 हो जाता है 12। क्या इसको सॉल्व करके 5/3 आएगा? हाँ आता है 5/3। तो इसका मतलब ऑप्शन ए ही हम लोग का आंसर हो जाएगा, 6 का ऑप्शन ए। 7 नंबर का देखिए क्या बोला है, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, ठीक है, तो यहाँ पर चेक करते हैं, एक्स है 4, 4 माइनस 12 इंटू 3, नहीं ये करने से तो जीरो आने से रहा, मुझे जीरो लाना पड़ेगा, ठीक है, तो ऑप्शन ए से तो जीरो नहीं आएगा। ये देखते हैं, ये आ सकता है, एक्स है 12 और वाई है 4, 3 इंटू 4, हाँ 12 माइनस 12 यानी कि जीरो। अब ये वैल्यू अगर दूसरे वाले में भी बन जाता है, सेटिस्फाई कर देता है, तो फिर यही आंसर होगा 12 प्लस 2 इंटू 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा, ठीक है, तो हाँ ऑप्शन बी दोनों वैल्यू से सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर हम लोग का बी हो जाएगा, 7 का 8। द साइमल्टेनियस इक्वेशन 7x माइनस 3y और ये वाला कौन से सोल्यूशन से सेटिस्फाई, ठीक है, 7x माइनस 3y, तो पहले वाले ऑप्शन से देखते हैं, 7 इंटू माइनस 4 माइनस 3 इंटू माइनस 9, तो देखते हैं कितना होता है, -28 प्लस 3, ये तो माइनस में आंसर आ रहा है, ठीक है, और वैसे भी 25 आ रहा है, तो ये ऑप्शन ए से तो नहीं। चलिए दूसरे वाले ऑप्शन से ट्राई करें, ऑप्शन बी 7 इंटू -1 -3 इंटू -7 -12, तो इसमें भी माइनस में आंसर है -19, तो ये भी नहीं। सी से ट्राई कर, 4 7 इंटू 4 -3 इंटू -28 -3 इंटू ये हो गया -3 माइनस माइनस में +3, हाँ ये 31 तो सेटिस्फाई हो गया। अब इसी से बाकी का भी देखते हैं, 9 इंटू 4 -5 इंटू -36 प्लस 5, तो ये हो गया मेरा 40, ठीक है, तो ऑप्शन सी से मेरा आंसर आ, 8 का आंसर ऑप्शन सी हो जाए, 8 का आंसर ऑप्शन 9, 9th नंबर का देखते हैं, 1.5 ये कौन से वाले वैल्यू से जाएगा, ठीक है, चलिए 1.5 इंटू 0.5 प्लस 2.4 इंटू 0.4, 1.8 आना चाहिए, ठीक है, इसके लिए कैलकुलेटर का यूज करेंगे जरूर। 1.5 इंटू 0.5 ये हो गया 0.75 प्लस 2.4 इंटू 0.4, ये हो गया 0.9 प्लस 0.75, तो ये आंसर आ रहा है हम लोग का 1.7 पर, नहीं मुझे 1.8 चाहिए, मतलब ये वाले से नहीं, ठीक है, दूसरा ट्राई करते हैं, 0.4 1.5 इंटू 0.4 प्लस 2.4 इंटू 0. देखते हैं कितना होता है, 1.5 इंटू 0.4 0.6 प्लस 2.4 इंटू 0.5 1.8 आ गया, ठीक है, ये दोनों का ऐड करने से देख लो कैलकुलेटर पे भी 1.8 आएगा, तो पहला तो सेटिस्फाई हो गया ऑप्शन बी से, दूसरा ट्राई करते हैं, ठीक है, चलो दूसरा वाला देखते हैं, तो दूसरे वाले इक्वेशन से भी होता है 2.5, एक्स का मतलब है 0.4 प्लस 1, ये जो भी आएगा 7 इंटू 0.5 करने से भी इतना ही आना चाहिए, ठीक है, ट्राई करते हैं,
0.4 प्लस 1 इंटू 2.5 3.5 और 7 इंटू 0.5 3.5। हाँ, दोनों ही चीज जो है मैच हो, मतलब दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन बी, यानी 9th नंबर का हम लोग का आंसर ऑप्शन बी। नाइन्थ का हो गया ऑप्शन 10। द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है, देखते हैं कौन सा सेटिस्फाई करेगा। तो पहले इस पे ट्राई करते हैं, पहले ये वाले इक्वेशन पे देखेंगे 1 और 2। तो 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, मतलब 1 माइनस 2। तो ये नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ये माइनस में आंसर आएगा जबकि ये प्लस में है। फिर भी देख, तो 1 माइनस 1, तो ये तो 0 हो जा रहा है। तो ऑप्शन ए से ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन बी से चलो देखो। 3 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स का मतलब है -1, वाई का मतलब है माइनस ऑफ -2, ठीक है, क्योंकि ये माइनस में है ना, तो इसलिए ब्रैकेट लेके कर दिया मैंने। -3, ये हो जाएगा माइनस माइनस में +2, ठीक है, मतलब ये हो गया -1 और ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1, मतलब -1 प्लस 2। ये तो वही आ रहा है -1 प्लस 2, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा +1, तो फिर ये भी नहीं होगा। अच्छा चलो नेक्स्ट हम लोग, ये 1.5 है, ठीक है, हाफ का मतलब तो फ्रैक्शन है, तो पॉइंट में आना चाहिए। तो इसीलिए हम एक बार इसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि मेरा 3 दिया हुआ है। हम एक बार 2 1 से ट्राई करते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर इस पे ट्राई करेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फ्रैक्शन है, क्योंकि 3 है तो चांसेस कम है कि आ जाए। तो 2 + 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, तो 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1, मतलब 1 + 2 3। हाँ देखो, ये तो सेटिस्फाई किया, अगर ये कर जाएगा तो बन गया। तो फिर 2 डिवाइडेड बाई 2 + 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स, मतलब 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2/3 प्लस ये हो गया 3/1, एलसीएम 3, तो ये हो जाएगा मेरा 2 + 3, मतलब 5/3। और 5/3 का मतलब क्या, इतना होता है। और चलो 2 डिवाइडेड बाई 2 + 1 3, 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, यानी 1। 3 और 1 का एलसीएम 3, 2, और ये 9 होगा। हाँ, ये 11/3, ठीक है। तो 11/3 का मतलब ही 3 and 2/3, 3 and 2/3, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा, डी, ठीक है। इसीलिए मैंने डी पे ही ट्राई किया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हाफ से ना हो, ठीक है। अगर तुम लोग को नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं, तुम लोग सीरियली चेक कर लेना, ठीक है। ये तो कैलकुलेशन करने पे, जो तुम लोग 2 3 में कैलकुलेशन सीखते हो ना, बस वही है, ठीक है, और तो कुछ है भी नहीं। तो 10th का आंसर हम लोग का डी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो एक्सरसाइज सी सी भी हम लोग का कंप्लीट। अच्छा, अब हम लोग एक्सरसाइज डी कर रहे हैं। इसमें भी वैसा ही क्वेश्चन दिया, काफी आसान, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, देखो यहाँ पर बोल रहा है ये सब डेटा से हमें ढूंढना है कि कौन सा जो है इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, कौन सा वैल्यू। फिर से वही सेम चीज हमें ढूंढना है, ठीक है। तो चलो ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये वाले इक्वेशन पे ट्राई करेंगे, ठीक है। ये मुझे लगता है जल्दी आंसर्स देगा। x + 1 मतलब 0.2 + 1, ठीक है, देखते हैं कितना आता है। तो ये कैलकुलेशन देखो, क्योंकि पॉइंट है तो हम कैलकुलेटर की हेल्प से करेंगे। 2.5 इंटू 1.2, क्योंकि ये दोनों ऐड करने से 1.2 होता है, तो आंसर 3 आ रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं ये भी 3 आ रहा है कि नहीं। 6 इंटू वाई, तो 6 इंटू वाई, वाई का मतलब 0.3 आए। हाँ 3 आ रहा है, ठीक है। तो ये देखो, ये सेकंड वाले इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर गया। अब फर्स्ट वाले इक्वेशन को देखते हैं। 1.5 इंटू 0.2 प्लस 3.6 इंटू 0.5, कितना आना चाहिए, 2.3।
चलो देखते हैं आता है कि 1.5 इंटू 0.2 0.3 प्लस 3.6 इंटू 0.5 1.8 प्लस 2.1। हाँ, तो सेटिस्फाई करके ठीक है। इसका मतलब क्वेश्चन 1 जो है उसका आंसर हम लोग का ऑप्शन बी है। ठीक है, तो एक्सरसाइज डी में 1 का आंसर ए। वन आंसर ए। देखते हैं में क्या बोला है। अच्छा, 2 में हम लोग को कैसा इक्वेशन दिया है, देखो बोल रहा है कि x/5 y/6 प्लस 1 इक्वल दिस इक्वेशन इक्वल दिस इक्वेशन। मतलब ये इक्वेशन का वैल्यू भी 28 है, ये वाले इक्वेशन का वैल्यू भी 28 होगा, तो उस हिसाब से हमें चेक करना है। तो हम पहले ना ये वाले पे चेक करते हैं। x/6 प्लस y/5 ये 28 कौन से वाले, क्या 6 और 9 देने से करेगा? मुझे नहीं लगता है करेगा, क्योंकि देखो सिंपल सा बात है, 6/6 1 आ जाएगा, लेकिन 9/5 करोगे तो फिर वो डेसिमल में आएगा, लेकिन मेरा आंसर तो इंटीजर में है, तो ऑप्शन ए को हटाओ। चलो ऑप्शन बी से ट्राई करते हैं। ऑप्शन बी से करेंगे तो ये 9/6 और ये 6/5 अगेन मेरा डेसिमल में आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा मुझे जितना लग रहा है। ठीक है, अच्छा फिर दूसरे ऑप्शन से ट्राई करते हैं, मतलब थर्ड वाले से 60/6 प्लस 90/5। हाँ, यहाँ डिवाइड करने से हमारा फ्रैक्शन नहीं आ रहा है, बाकी कितना आ रहा है वो देखते हैं। 80, हाँ 28 आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी मेरा आंसर हो सकता है। चलो इस पे भी ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद कंफर्म करेंगे। तो 60/5 प्लस 90/6 प्लस यहाँ पर 1 देखते हैं। 90/6 15 आ रहा है। 15 प्लस, तो 15 प्लस 1 16 28 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी, तो 2 का आंसर ऑप्शन सी। ये भी बच्चों जैसा ही क्वेश्चन है, बस ट्राई करके देखो। 3 थर्ड नंबर पे देखते हैं क्या बोला है। x/4 y/3 इक्वल z/2 होना चाहिए, तो ऐसे कौन से वाले वैल्यू से होगा? और ये भी तो देखो, इस पे ट्राई करने से पता चल जाएगा। अगर हम 4/4 3/3 और 2/2 देते सब का वैल्यू इक्वल हो जाएगा 1/1। बाकी किसी केस में होगा बोल के मुझे नहीं लग रहा है। और कंफर्मेशन के लिए इस पे ट्राई करते हैं। देखो पहले तो ये 4/4 3/3 और 2/2 इक्वल होता है, क्योंकि ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1। अगर 2/4 करोगे तो हाफ होगा, 3/3 करोगे 1 होगा, 4/2 करोगे 2 होगा, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, इसका भी करोगे 3/4 4/4 2/2, तो एक 1 आएगा एक कुछ और आएगा, ऐसे करके आ रहा है। ठीक है, तो कंफर्म के ऑप्शन नहीं होगा। फिर भी डबल कंफर्मेशन कर लो, मल्टीप्लीकेशन वाला भी इस पे जो है अप्लाई करके देख लो सेम आता है कि नहीं। ठीक है, मतलब 62 28 24 और 10, तो ये कितना हो गया? 60। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 3 का ऑप्शन ए। फोर्थ नंबर का देखते हैं। इसमें हमें, इसमें 20, इसमें 40 और इसमें 24 आना चाहिए। चलो ठीक है, पहले ऑप्शन ए से ट्राई करते हैं। x इंटू वाई मतलब 120 इंटू 60 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई 120 प्लस 60, तो देखते हैं कितना आता है। 120 इंटू 60 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 180, तो ये 40 तो आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये 20 आना चाहिए, इसका मतलब ऑप्शन ए से नहीं। ठीक है, चलो ऑप्शन बी, बी पे ट्राई करते हैं। 60 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 60 प्लस, हाँ ये 20 आ रहा है। ठीक है, बाकी y इंटू
y इंटू जेड y प्लस जेड मतलब 30 प्लस 120। तो देखते हैं ये कितना है। 24 आ जा रहा है, तो फिर इस पे भी नहीं होगा क्योंकि ये पहले वाले को सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन दूसरे वाले को नहीं कर रहा है। तो चलो थर्ड वाले से ट्राई करते हैं। 30 और 120, 30 इंटू 120 और 30 प्लस 1, 150। ये 24 आ ये भी तो नहीं होगा। चलो डी से ट्राई करते हैं। 30 इंटू 60, 30 प्लस 60, 90, 20। हाँ ये तो मैच हुआ। अच्छा फिर इसके बाद सेकेंड वाला देखते हैं। y इंटू जेड, y प्लस जेड, 180। यहाँ पर हो गया ये 3 होगा, मैंने 30 कर दिया है, 3 होगा, ये 40 हो जाएगा। हाँ 40 मैच हो रहा है। अब लास्ट चेक करते हैं z इंटू एक्स। तो z है 30, x है, z है 120 और 30 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 120 और ये हो गया 100 20। हाँ ऑप्शन डी से सभी मैच हो रहा है, यानी 4 का आंसर ऑप्शन डी होगा। अगर थोड़ा एंड के तरफ ऑप्शन हो तो टाइम लग जाता है, वैसे आसान। ठीक है। अच्छा फिफ्थ नंबर, फिफ्थ नंबर का देखो। 2x प्लस 3y प्लस 4z 0, ये 0 आना चाहिए। ठीक है। अच्छा सभी 0 आने चाहिए ये बोल रहा है, तो क्या 0 0 0 से हो जाएगा? अगर 0 0 0 लगाएंगे तो 0 होगा, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 लगाएंगे 0 होगा, ये सब में 0 लगाएंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब पहला ऑप्शन ही होगा, बाकी उससे नहीं होगा। एक बार देख लो, जैसे कि 2 इंटू 1, ठीक है, 2 इंटू 1, 3 इंटू -1 और 4 इंटू 1। देखते हैं 2 माइनस 3 प्लस, तो ये हो गया -1 प्लस 4 मतलब 3। नहीं इससे नहीं होगा क्योंकि वो 0 से ही पॉसिबल है कि सारा 0 आ जाए। तो 5 का आंसर मेरे हिसाब से ऑप्शन नहीं होगा। बाकी अगर चाहो तो इस पे भी एक बार देख सकते हो। 6 प्लस हो गया 6 माइनस हो गया 4, नहीं होगा। ठीक है, बी वाले पे ट्राई करके देखो। 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 0 वाई मतलब 0 और ये हो गया 4 इंटू 8, ये तो 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन नहीं, ये तो क्लियरली दिख ही रहा है। फिर भी लोग को ऐसा लगे कि इससे कैसे हो रहा है, तो मैंने एक बार बता दिया। तो 5 का आंसर हमें क्लियरली दिख रहा है ए। अच्छा अब 6 नंबर में क्या बोला है? 1/3 दिया हुआ है, ये इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, चलिए पहले एक एक करके ट्राई करते हैं। 495, 1/3, 4 प्लस 9 प्लस 2 इंटू 5, देखते हैं कितना होता है। 1/3 इंटू, ये हो गया 13 प्लस 10। तो ये तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। 13/3 करेंगे तो 21 आना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि 13/3 जो है ये हमारा डेसिमल में आएगा, तो फिर 21 तो नहीं आ सकता है। तो ऑप्शन ए बेकार है, इस पे और चेक नहीं करेंगे। ऑप्शन बी से देखते हैं। तो 1/3 x प्लस वाई मतलब 2 प्लस 9 प्लस 2 इंटू जेड यानी 5, तो ये हो गया 1/3 इंटू 11 प्लस ये हो गया 10। ये भी फ्रैक्शन में आएगा, मतलब फ्रैक्शन आने के बाद डेसिमल आएगा, तो 21 प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन बी को भी हम हटा देते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी से देखते हैं। देखिए 1/3 24 प्लस 9 प्लस 2 इंटू 5। ठीक है, तो 1/3 24 इन प्लस 9 कितना हो जाएगा? 33 प्लस 2 इंटू 5 10। हाँ ये जो है डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब इससे आंसर आने का चांसेस है, जो कि आया भी 21। अब बाकियों पे चेक करना पड़ेगा कि 65 38 ये सब आ रहा है। ठीक है, चलो चेक करते हैं। तो यहाँ पर
3 इंटू 24 माइनस हाफ इंटू वाई प्लस जेड मतलब 9 प्लस 5, ये करने से 65 आ रहा है कि नहीं? ये हो गया 72, 14, 65 आ रहा है, ठीक है। अब लास्ट जो बचा उस पे चेक कर लेते हैं। x मतलब 24 प्लस हाफ इंटू x मतलब 24 प्लस y मतलब 9 माइनस 5, तो देखते हैं कितना होगा। 24 प्लस हाफ इंटू, ये हो गया 9 माइनस 5 4, 28, 38, ठीक है। 38 मतलब ऑप्शन सी हो, ठीक है। 6 का आंसर ऑप्शन सी। सी से सारे जो आंसर है मतलब सारे इक्वेशन सेटिस्फाई हो। अब नेक्स्ट ये सेवेंथ वाला देखते हैं। सेवेंथ वाले में क्या होगा? 4/x माइनस 5/y। अच्छा, हम इस पे पहले ट्राई करेंगे। 3 इंटू 2 इंटू 5 30, 10 इंटू वाई माइनस एक्स, वाई मतलब 5 माइनस 2 मतलब 3, 30। हाँ, इससे ये तो सेटिस्फाई हो गया। अब ये होने से ही 4/2 माइनस 5/5, देखते हैं कितना आता है। 2 माइनस 1 यानी 1। और इधर वाला देखते हैं, x प्लस वाई मतलब 2 प्लस 5, एक्स इंटू वाई मतलब 2 इंटू 5 प्लस 3/10, देखते हैं कितना आता है। 7/10 प्लस 3/10। अभी थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन किया था, ठीक है। 10/10 1, हाँ सेटिस्फाई तो हुआ। मतलब 7 का ऑप्शन ए से ही दोनों इक्वेशन हम लोग का सेटिस्फाई हो जा रहा है। तो 7 का आंसर ऑप्शन ए। 8th 8th नंबर में क्या बोला है? ये पॉइंट वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 आना चाहिए, ठीक है। ये इक्वेशन का वैल्यू भी 2 है और ये वाली इक्वेशन का वैल्यू भी 2 है। तो 2 तभी आएगा अगर ये वैल्यू 1 आया और ये वैल्यू भी 1 आया। 1 प्लस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, ऐसा लग रहा है तो ठीक है। तो अगर हम लोग 0.01 को इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आने का चांसेस है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है। तो पहले इसी पे ट्राई करें, क्योंकि देखो ये 1 तभी आएगा अगर x का वैल्यू भी 0.01 होगा। तो ये यहाँ पर है, ठीक है। तो ये सब एजम्पशन है, चेक करने के लिए तरीका है। हम लोग चाहो तो स्टार्टिंग से कर सकते हो, लेकिन थोड़ा तो दिमाग लगाएंगे तो हम लोग जल्दी कर पाएंगे। तो 0.01 प्लस y है 0.02 प्लस 0.03 डिवाइडेड बाई 0.05। तो ये देखो ये 1 आ गया। ये दोनों का ऐड करने से 0.05 डिवाइडेड बाई 0.05 मतलब 1 प्लस 1 2 आ गया। देखो पहले वाले इक्वेशन को ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। अब सी ऑप्शन से सेकेंड वाले इक्वेशन को चेक करना है। तो y का मतलब है 0.02 डिवाइडेड बाई 0.02 प्लस x का मतलब है 0.01 प्लस 0.03 डिवाइडेड बाई 0.04 हो रहा है। ये देखो 1 और ये हो गया 0.04, 0.04 मतलब 1 प्लस 1 यानी कि 2, ठीक है। तो ऑप्शन सी से हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके देख सकते हो, एकदम स्टार्टिंग से ही चेक करना है ऐसा नहीं। वो देखो करते करते अपना दिमाग चलाना चाहिए, तब जाके समझ में आएगा। और अगर बाई चांस नहीं आया तो फिर स्टार्टिंग से करने का ऑप्शन तो है, उसमें तो कोई बड़ा बात नहीं, वो कर ही सकते। 8 का सी हो गया, ठीक है। 9th नंबर में ये दिया हुआ है, चलो देखते हैं कौन से ऑप्शन के साथ हमारा मैच होता है। तो 110 होना चाहिए, तो x इंटू वाई तो 12 इंटू 11 और जो है y माइनस एक्स मतलब 11 माइनस 12। ये ऑप्शन से देखना बेकार है, क्यों है? क्योंकि नीचे माइनस में आंसर आ रहा है। तो नीचे माइनस और ऊपर प्लस, तो आंसर माइनस में आएगा, जो कि मुझे 110 पॉजिटिव दिया हुआ है। इसका मतलब ये आंसर मुझे, ये ऑप्शन से मुझे नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इस पे ट्राई करते हैं। 10 इंटू 11, ठीक है। फिर क्या करना है? 11 माइनस 10। अब देखते हैं 110 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो गया हम लोग का 110 डिवाइडेड बाई 11 माइनस 10, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया 110। हाँ ये मैच होगा। अब सेकेंड वाला देखते हैं, y इंटू जेड तो y इंटू जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस वाई। तो 11 इंटू 12 कितना होता है? 132।
और 12 माइनस 11 1 यानी कि 130 है। हाँ ये ऑप्शन ये वाला भी मैच हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जेड इंटू एक्स, जेड इंटू एक्स सॉरी जेड 12 डिवाइडेड बाय जेड प्लस एक्स मतलब 12 प्लस 10 तो 120 और ये 20 तो 11 से 2 से करते हैं 60 और ये हो गया 11 60 बाई 11। हाँ तो इसका मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा क्योंकि 9th नंबर वाला जो इक्वेशन है वो ऑप्शन बी से तीनों ही सेटिस्फाई करेंगे। 9th का ऑप्शन 10th नंबर का। 10th नंबर में क्या बोला है कि 3x माइनस 4y प्लस 70z 0 0 0 दो जीरो है। ठीक है, अब जीरो तभी हो सकता है कि अगर इसको सॉल्व करके मेरा माइनस या मतलब एक माइनस एक प्लस फिगर ऐसा आ जाए तो होने का चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो देखो पहले इससे ट्राई करते हैं। तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, प्लस 7 इंटू 70 तो ये हो गया 490। ठीक है, तो इस वैल्यू से जीरो आना इम्पॉसिबल है तो इसको हटाओ। ठीक है, 173 तो 3 इंटू 1 3 माइनस 7 इंटू 4 28 प्लस 70 इंटू 3 210। अब इससे भी जीरो कैसे आए, जीरो आना पॉसिबल नहीं है, हटाओ। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं ये 243 तो ये हो गया 6 माइनस 16 प्लस 210 इससे भी जीरो आना पॉसिबल नहीं है तो इसको भी हटाओ। ठीक है, अब डी नंबर वाला देखते हैं। डी नंबर वाला 3 इंटू माइनस 10 माइनस 4 इंटू 10 प्लस 70 इंटू 1 माइनस 30 माइनस 40 प्लस 70। हाँ ये देखो माइनस 70 प्लस 70 ये जीरो आ गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी से एक देखो, बाकी सब तो जो है ना हो गया है तो अगर ये पहले ऑप्शन को मैच किया है तो बाकी को भी कर देगा। फिर भी तसल्ली के लिए देख लो 2 इंटू माइनस 10 प्लस 3 इंटू 10 माइनस 10 इंटू 1। ठीक है, तो माइनस 20 प्लस 30 माइनस 10 तो माइनस 20 प्लस 20 तो ये हो गया 0। ठीक है, अच्छा और बाकी x प्लस 2y प्लस 3z माइनस x प्लस 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू z यानी कि 1 ये 13 होना चाहिए तो माइनस 10 प्लस 20 प्लस 3 तो देखते हैं कितना आता है। तो माइनस 10 प्लस 3 हो गया माइनस 7 20 माइनस 7 13 ही होता है तो इसका मतलब ऑप्शन डी से हो गया। वैसे जरूरत नहीं था देखने का क्योंकि बाकी सब तो ना हो गया है, एक ही ऑप्शन से पहला वाला हाँ हुआ है तो बाकी सब भी होगा क्योंकि नन ऑफ दिस नहीं है ना। अगर नन ऑफ दिस होता तो हमें चेक करना जरूरी है। ठीक है, तो 10th का आंसर हम लोग का डी। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम लीडिंग टू साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें दो क्वेश्चंस है, दो क्या तीन क्वेश्चन। ठीक है, चलो तो ये देखो क्या बोल रखा है यहाँ पर इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 2 एंड डिनोमिनेटर बाय 1 इट बिकम्स 1 अगेन इफ न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 4 एंड द डिनोमिनेटर बाय 2 इट बिकम्स हाफ फाइंड द फ्रैक्शन। ठीक है, देखो तुम लोग को तो ऑप्शन से करने से ही हो जाएगा, फिर भी हम एक बार बता देते हैं कैसे क्या है क्योंकि ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है तो यहाँ पर हमें एक्स वाई दोनों डेटा को लेके किया गया है। साइमल्टेनियस इक्वेशन में क्या होता है ना कि कम से कम दो वेरिएबल्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये हम करके दिखा देते हैं इलास्ट्रेशन। यहाँ पर करते हैं लेट द फ्रैक्शन बी, फ्रैक्शन हमेशा होता है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर तो मैंने एक्स बाई वाई माना है। ठीक है, अब क्वेश्चन में मैं बोला था कि अगर हम लोग दोनों में ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ही 2 ऐड करते हैं तो 1 हो जाएगा और अगर दूसरा वाला कुछ माइनस 4 बोला था ये देखो if the numerator of a fraction is increased by 2 and denominator by 1 अच्छा 1 से करना है तो it becomes 1। अच्छा तो ये 1 करना it becomes 1 ये 1 होगा। और सेकंड जो कंडीशन बोला था if the numerator decrease by 4 and denominator by 2 अब डिक्रीज करना है तो हाफ हो जाएगा तो ये हाफ हो जाएगा। ठीक है, हम लोग को क्या करना है ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने से हमें आंसर मिल जाएगा एक्स और वाई का और हम लोग जो है फ्रैक्शन का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सॉल्व कैसे करोगे, सिंपल जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, एक्स प्लस 2 इक्वल टू वाई प्लस 1
तो x माइनस वाई हो गया माइनस, ठीक है। और ये इक्वेशन में 2x माइनस 8 इक्वल x माइनस 2, तो 2x, तो ये y y y माइनस 2x माइनस वाई, ये हो जाएगा इधर 8 आ जाएगा, तो ये 6 हो गया, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तुम लोग कोई भी मेथड से कर सकते हो, हम एलिमिनेशन मेथड ज्यादा फॉलो करते हैं, उससे जल्दी होता है इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो माइनस कर देते हैं दोनों इक्वेशन को, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको मान लो 1 नाम दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं। 1 माइनस 2 कर दे रहे हैं हम, फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन, और ऐसे हम नीचे नीचे लिख के कर रहे हैं। तो ये माइनस माइनस में प्लस होके कैंसिल आउट, और ये मेरा हो जाएगा x माइनस 2x, मतलब माइनस x इक्वल हो जाएगा -7। तो x का वैल्यू हो गया 7। जैसे ही x निकल गया, हम लोग कोई भी इक्वेशन में वैल्यू करके y निकाल सकते हैं। तो x माइनस वाई -1, तो 7 माइनस वाई -1 -8, तो y हो गया 8, ठीक है। तो x बाई y जो फ्रैक्शन है वो हो जाएगा 7/8, मतलब 7/8 वो फ्रैक्शन है जिसमें अगर 2 और 1 ऐड करोगे तो 1 हो जाएगा। ये देखो, इसमें 2 ऐड करोगे तो 9 हो जाएगा, इसमें 1 ऐड करोगे तो 9 हो जाएगा, 9/9 1 हो जाएगा। इसमें 4 लेस करोगे तो 3 हो जाएगा, इसमें 2 लेस करोगे तो 6 हो जाएगा। 3/6 को अगर सिंप्लीफाइड करोगे तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का सोल्यूशन हो गया। जबकि ऐसे करना हमारे लिए नेसेसरी होगा नहीं, मैंने अभी बताया क्यों नहीं होगा, क्योंकि तुम लोग के पास ऑप्शंस रहेगा, ठीक है। फिर भी हमें एक तो यहाँ से बता रहे थे। फिर सेकंड वाला क्या बोला है, सेकंड वाले क्वेश्चन में बोला है द एज ऑफ ए मैन इज 3 times द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 सन एंड 5 years hence his age will be double the sum of their ages, find the present age of the man, ये बोला, ठीक है। अच्छा, तो देखो कैसे होगा। ये पर्सन है जिसके 2 बेटे हैं, ठीक है। बोला है यहाँ पर, बोल रहा है कि द एज ऑफ ए मैन इज 3 times द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 सन, ठीक है। तो दोनों बेटों का जो भी एज है, ठीक है, उसका टोटल एज ऑफ 2 सन, ठीक है, दोनों बच्चों का जो एज है उसका जो टोटल होगा, उसका जो टोटल होगा उस मैन का एज उसका 3 times होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि बच्चों का एज का टोटल y है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इनका एज मान लेते हैं x years, और इनके एज का टोटल y years, ठीक है। अब हमें 2 कंडीशन दिया है, ठीक है। पहले तो ये बोला है कि 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। पहले तो हमें ये निकालना है, यहाँ पर हो जाएगा तो यहाँ आफ्टर 5 year भी निकाल लेते साथ ही साथ। आफ्टर ये प्रेजेंट है, x + 5, ठीक है। और इनका हो जाएगा आफ्टर 5 year x y + 5 + 5 होगा, ठीक है। क्यों हो रहा है समझ लो, क्योंकि इनका एज जितना भी है, मान लो इसका एज जितना भी है और इसका एज जितना भी है, इन दोनों का एज 5 साल बाद हो जाएगा, +5 + 5, ठीक है। दोनों का टोटल एज, तो फिर यहाँ पर 10 ऐड होगा, क्योंकि ये सिंगल पर्सन है तो इनका सिर्फ एक ही बार 5 ऐड होगा, ठीक है। ऐसे हो जाएगा। अब हमें 2 इक्वेशन बनाने के लिए बोला गया है, ठीक है, मतलब हमें 2 कंडीशन दिया गया है। पहला कंडीशन पढ़ लो। पहला कंडीशन बोला है कि the age of a man is 3 times the sum of the age of his 2 sons. 3 times the sum of the age of his 2 sons, मतलब 3 into y, ये एक पहला इक्वेशन बोला है, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या बोला है, बोल रहा है कि 5 years hence his age will be double the sum of their ages। तो 5 years hence जो इनका एज होगा, ठीक है, डबल ऑफ द सम ऑफ देयर एजेस, तो डबल ऑफ द सम ऑफ देयर एज ऑफ द सन, ठीक है।
तो ये y प्लस 10, ये 5 ईयर्स हेंस जो एज होगा उसका डबल होगा, जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसे ही किया है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सिंपल हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, x का वैल्यू 3y है, इसको हम सेकेंड इक्वेशन दे देते हैं, तो यहाँ x की जगह 3y पुट कर देते हैं, तो ये हो गया 2y प्लस 20, तो ये 2y इधर लेके आ जाते हैं, 20 माइनस 5, तो y इक्वल टू हो गया 15, ठीक है, तो x कितना हो जाएगा 3 into 15, 45, ठीक है। तो इसका मतलब उस पर्सन का प्रेजेंट एज पूछा था, प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, प्रेजेंट एज ऑफ द पर्सन 45 ईयर्स, ठीक है, 45 ईयर्स हो जाएगा, प्रेजेंट एज जो है उन पर्सन का हो जाएगा 45। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ठीक है, इसमें क्या बोला है, बोला है कि a number consists of 3 digits which the middle one is 0, जिसमें मिडिल वाला 0 and the sum of the other digit is 9, और बाकी दोनों डिजिट का sum, तो वो 9 कैलकुलेट होके आएगा। द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट इज मोर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 297, फाइंड द नंबर। तो देखो ऐसा क्वेश्चन जो है ना, ये ऐसे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सॉल्व करेंगे काफी टाइम लगता है, और इसको अगर तुम लोग ऑप्शन से करोगे तो काफी जल्दी होगा, ठीक है, तो इसीलिए हम इसको और सॉल्व करके नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। अगर करोगे तो तुम लोग घर पे ट्राई कर सकते हो, थोड़ा सा हिंट्स दे देते, देखो अगर करने का इंटरेस्ट है तो कर सकते हो, देखो इलास्ट्रेशन 3 थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं लेट द डिजिट बी, 3 डिजिट का नंबर, 3 डिजिट का नंबर है x y और z, ठीक है, तो हम z को 100th प्लेस में ले लेते हैं, 10th, ऐसा जरूरी नहीं है, तुम लोग कोई सा भी ले सकते, ठीक है। तो नंबर कैसा हो जाएगा, तो नंबर ऐसा हो जाएगा, ये 100 इंटू जेड 100th प्लेस, ठीक है, 10 इंटू वाई 10th प्लेस, और 1 इंटू जेड, मतलब 100, सॉरी 1 इंटू एक्स, 100z प्लस 10y प्लस x, ठीक है, ये बन जाएगा। अब अगर मिडिल वाला 0 है, जैसे कि क्वेश्चन बोला है, इफ मिडिल इज 0, तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर बिकम, ये मिडिल वाला 0 हो गया, मतलब 100z प्लस x हो जाएगा, नंबर ये हो जाएगा, ठीक है, 100z प्लस x, देख लो यही बोला था, इफ मिडिल वन इज 0 एंड द सम ऑफ देयर डिजिट इज 9, मिडिल वन 0 होगा, और उसके बाद जो डिजिट बच रहा है यानी x और z, उसका सम जो है वो हम लोग का बोल रहा है 9 होगा, मतलब एक तो ये कंडीशन हो गया, दूसरा x प्लस जेड हमें बोल रहा है कि 9 होगा, ठीक है। अब ये एक हो गया कंडीशन, पहला इक्वेशन, इसमें एक वैल्यू मिला तो इसको हम इक्वेशन बना दिए। फिर नेक्स्ट बोला है द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट इज मोर देन द ओरिजिनल बाय 297, अगर फर्स्ट और थर्ड डिजिट को इंटरचेंज करते हैं तो आफ्टर interchanging the digit नंबर भी, नंबर क्या बन जाएगा, अगर ये इसमें इंटरचेंज हो जाएगा तो 100x प्लस जेड हो जाएगा, ठीक है। अब इससे जो नंबर बना है, बोल रहा है कि ये नंबर जो है ओरिजिनल वाले नंबर से 297 कम है, तो ओरिजिनल नंबर से कम है या ज्यादा है, एक बार पढ़ते हैं, द नंबर फाउंड बाय इंटरचेंजिंग द फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट इज मोर देन द ओरिजिनल नंबर, अच्छा ओरिजिनल नंबर से ज्यादा है, मतलब 100x प्लस जेड, ये ओरिजिनल नंबर 100z प्लस x से 297 ज्यादा है, ठीक है। अब इस इतना कर लिए है तो इसका सॉल्व भी करके दिखा देते हैं, 100z प्लस x इक्वल 297, 100x प्लस x, मतलब ये हो गया हम लोग का, अच्छा ये प्लस माइनस में माइनस, प्लस माइनस में ये माइनस, ठीक है, तो 99x और माइनस 99 से 296, ठीक है। अब यहाँ से 99 कॉमन ले लो, x माइनस जेड 297, अच्छा अब आगे देखो, x माइनस जेड
297/99 और ये कैंसिल आउट करने से 3 होगा, ठीक है। ये कैंसिल आउट करोगे ना 3 आ जाएगा, तो x माइनस जेड 3 आ गया, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब दोनों को सॉल्व कर लो, x प्लस जेड 9, x माइनस जेड 3, तो इसका मतलब 2x 12, x हो गया 6, ठीक है। तो x अगर 6 है तो z कितना होगा, 9 माइनस 6 3, तो ये वैल्यू पता चल गया। तो नंबर कितना हो जाएगा, नंबर ये वाला है ओरिजिनल 100 z मतलब 3 प्लस x मतलब 6, तो ये हो गया 300 प्लस 6 यानी 306, ये नंबर। अच्छा चलो देखते हैं 306 हमारा आंसर है कि नहीं। हाँ 306 हम लोग का आंसर है। तो अब देख लो 306 मिडिल वाला वैल्यू 0 है, ठीक है। अगर इंटरचेंज करते हैं तो 603 होगा, 603 और 306 के बीच का डिफरेंस जो है हम लोग का होना चाहिए 297, जो कि हो भी रहा है, ठीक है। तो इससे तुम लोग को पता चल जाएगा कि ये सही बात कि नहीं। बाकी देखो ये सॉल्व जो मैंने किया है ना, ये उतना रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि तुम लोग के पास ऑप्शन रहेगा, तुम लोग आराम से ऑप्शन देख दाख के कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हम लोग का एक्सरसाइज ई जो है ये बचा हुआ है। एक्सरसाइज ई जो है ये हम तुम लोग को होमवर्क देते हैं, और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी आ सकता है, लेकिन ये आसान होता है, यही हम बोलना चाह रहे थे। एक्सरसाइज ई जो है ये हम तुम लोग को होमवर्क दे रहे करने के लिए, जो कि ओरली हो जाएगा, जैसे अभी अभी हम लोगों ने क्वेश्चंस किया था, ठीक है। लेकिन इसमें ना क्या है, उतना आसान नहीं है, इसमें थोड़ा वो जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो टोटल 11 क्वेश्चन और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूल्स रेगुलेशंस पढ़ी थी हम लोग, वो स्टार्ट करेंगे, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इक्वेशन। ठीक है, फिर आज इतना ही।